क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जहाँ पे हम पढ़ते हैं, वहाँ बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ये फॉर्मूलेज याद कराते हैं। एज सच सबको याद भी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, इसने बोला है क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज टू एवरेज स्पीड इज टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड, इनके रेशियोज बताने हैं। तो ऐसा सच अगर आप देखो तो बहुत रटने जैसा सा, बहुत याद रखने जैसा सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इतनी बार पूछा जाता था ये क्वेश्चन। इतना फेमस क्वेश्चन है कि सबको याद ही हो जाता है ये। तो अंडर रूट ऑफ 2 RT by m is to under root of 8 RT by pi m, I can say, is to under root of 3 RT by m। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये तो याद ही हो जाता है, इतनी बार ये क्वेश्चन आता है जगह जगह पे, बहुत फेमस क्वेश्चन है इनके रेशियोज। तो अगर देखा जाए तो बच्चों को ये याद ही हो जाता है कि 1:1.128 is to आई कैन से 1.224। तो पहली नजर में तो आपको आंसर क्या लगेगा, जैसे कि आंसर है सी। लेकिन आंसर सी नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने क्वेश्चन में। आप बहुत प्यार से अगर क्वेश्चन को देखो, ग्राफ को देखो, तो आपको नजर आएगा ग्राफ परफेक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ है। और अगर परफेक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ होता है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये जो टिप होता है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, वही एवरेज स्पीड भी होती है। तो अगर आप देखो तो सिमेट्रिकल ग्राफ में आई कैन से फॉर सिमेट्रिकल ग्राफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। दैट्स वाई आंसर शुड बी क्या, ये और ये शुड बी 1:1, और ये होना चाहिए 1.224। इसका मतलब ये होना चाहिए क्या, 1:1:1.224। दैट्स वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन बनाएगा अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप देखेंगे तो आई कैन से, जो इसने बोला Pb3O4, Pb3O4 को अगर आप H2O से रिएक्ट करा भी दो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। H2O ऐसे रूम टेम्परेचर पे तो नहीं मिलने वाला आपको। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसकी अगर आप H2O से रिएक्शन करा देते हो तो ऐसा करने से आपका बन जाता है क्या, KOH प्लस H2O2। और KOH प्लस H2O2 फर्दर डिकम्पोज होके आपका H2 और O2 बना सकते हैं। जिसके हिसाब से कुछ लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली इसकी जो प्रोडक्ट, कुछ लोग बोले वो डायरेक्टली बोल दें कि इससे KOH बनेगा, H2O बनेगा और O2 बनेगा। तो इसके हिसाब से आंसर शुड बी क्या, बी। अच्छा, बाकी अगर देखा जाए Na2O2 और Li2O2, इन पे अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्ट करते नहीं है। कुछ थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन अगर आप दे दो तो मे भी शायद कर जाए, और ऐसा करने पे ये NaOH प्लस H2O2 दे दें। और ऐसा करने पे शायद ये लिथियम भी जो है आपका है, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्लस H2O2 दे दे। लेकिन सिंस जैसे कि मैंने आपको बोला कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है, इतनी इजी नहीं है, जो सबसे इजीएस्ट है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी है। और ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको बताऊं तो जब आया था इस साल में, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन में आया था। तो बेस्ट आंसर अगर हम देखें चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। तो इसलिए अननेसेसरी सी और डी के बारे में ना सोचे। शायद अगर मल्टी करेक्ट होता तो शायद मैं सी और डी के बारे में कुछ ना कुछ सोचता। तो फिलहाल आप बी ऑप्शन मार्क करें। तो बी शुड बी द आंसर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। पेपर 1 सिंगल करेक्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर देखें, और अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है या फिर लैब में अगर कैटायन एनायन डिटेक्शन आपके टीचर्स ने कराए हो, तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ते के साथ ही एक्स और वाई आपके डिटरमाइन हो जाते हैं कौन कौन है, और उससे पी और क्यू का आइडिया लग जाता है। अगर आपको लास्ट की 1-2 रिएक्शन नहीं भी आती होगी, अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, के आई के साथ क्या बनाएगा, डजेंट मैटर, वो तो बस आपसे पूछ रहा है पी और क्यू क्या है, एक्स और वाई क्या है, वो पता होना चाहिए। तो वो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखना जरा कैसे क्या कह रहा है ये आपसे। तो देखिए जरा, पहले कुछ जब भी कभी ऐसा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया करे तो आप क्या करा करो, हमेशा एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया करो। वो क्या कह रहा है, कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट एक्स एंड वाई ऑफ टू मेटल एक्स एंड वाई। तो लेट्स से कि एक्स और वाई आपके पास दो चीजें हैं जो कि अपने कैटायनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, और इनके नाइट्रेट्स हैं, ठीक है। व्हेन इट वाज रिजॉल्व टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब इसको हमने NaCl से डिसॉल्व किया तो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेट बन गया। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शली सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड अ सॉल्यूशन क्यू। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से आपके व्हाइट पीपीटी बन गए।
इसका मतलब है कि X भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, Y भी व्हाइट पीपीटी बनाता है NaCl के साथ मिलके। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो व्हाइट पीपीटी बनाया आपने, इसको अगर आपने हॉट वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो हॉट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपका P तो क्या हो गया, P तो आपका स्टिल नॉट डिसॉल्व, रेसिड्यू है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों डिसॉल्व हो जाता है, ये कह रहा है। अच्छा जी, इसके आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जो P है, इट वाज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ या फिर एक्वस अमोनिया, कुछ लोग NH4OH भी बोलते हैं। एक्वस अमोनिया मतलब क्या हुआ, एक तरह से अमोनिया प्लस पानी। तो अमोनिया प्लस पानी विल गिव NH4OH। तो इसी रिएक्शन में अगर बोला गया होता है NH4OH तो भी एक ही बात है। तो कह रहे हैं इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा। बस जी इतना पढ़ते के साथ ही पूरा आंसर क्रैक हो जाता है और आपको बड़े मजे में पता लग जाता है कौन क्या है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग पढ़ते थे, आपको याद हो, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि आपने NaCl डाल के व्हाइट पीपीटी बनाया। तो इससे मेरे को हिंट मिला, सबसे पहला हिंट तो यही छुपा हुआ है कि जो कैटायन एनायन डिटेक्शन करते थे हम, खासकर कि जब हम कैटायन डिटेक्शंस करते थे, तब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ऐसे करके हम लोग उसमें सेग्रीगेट करते थे अपने केटायंस को। इसके हिसाब से हम देखते थे जब हमारा ग्रुप 1 होता था उसमें हम क्लोराइड्स को डिटेक्ट करते थे। तो इसका मतलब पहली बात तो ये पता चली कि ये ग्रुप 1 के रिएजेंट है। ग्रुप 1 में तीन चीजें आती थी, एक तो आता था Ag प्लस, एक आता था आपका Pb प्लस, Pb2 प्लस यू कैन से, और एक आता था आपका Hg मर्कुरस, Hg2 2 प्लस। ठीक है, Hg2 2 प्लस, एक्चुअली इट इज Hg+1, बट Hg+1 जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली इन तीनों होने के चांसेस हैं। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने क्या किया हो, किसी को भी अगर हमने Cl माइनस आयन प्रोवाइड करा दिए, तो ये तीनों के तीनों ही अपना PbCl बना लेगा, ये PbCl2 बना लेगा और ये Hg2Cl2 बना लेगा। ये तीनों के तीनों व्हाइट पीपीटी होते हैं, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट। इन तीनों में ही एक बात कही जाती है कि आप क्या करो, इसको कोल्ड वाटर में हॉट वाटर में डिसॉल्व करके देखो। कोल्ड वाटर में तो ज्यादा कोई डिसॉल्व नहीं होगा। हॉट वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे और अगर डिसॉल्व हो गया तो वो कौन होगा, वो होगा PbCl2। तो PbCl2 एक्चुअली में हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये हो जाएगा डिसॉल्व। और अगर नॉट डिसॉल्व्ड है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, AgCl या फिर Hg2Cl2 होगा। तो AgCl और Hg2Cl2 की टेंडेंसी क्या होती है, ये हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आई कैन से नॉट डिसॉल्व इन हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनकी ये टेंडेंसी है। अब जब इसको आप क्या करते हो, इसको आप फर्दर NH4OH से ट्रीट करने की कोशिश करते हो या फिर एक्वस अमोनिया कह लो, उससे अगर आप ट्रीट करते हो, तो ऐसा करने पे अगर Ag होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, इफ AgCl, तो वो तो क्या हो जाएगा जी, वो तो हो जाएगा डिसॉल्व। और अगर आपके पास होगा Hg2Cl2, तो वो बनाएगा क्या, वो ब्लैक कलर के पीपीटी बना लेता है, ब्लैक स्लैश ग्रे बोलते हैं कुछ लोग। यहाँ पे एक डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिससे Hg मर्क्यूरस सॉरी Hg एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, तो ब्लैक पीपीटी आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो एज सच अगर देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, हमारे इस क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। क्योंकि ऐसा तो ये कही नहीं रहा ना, ये तो आपसे क्या कह रहा है कि अमोनिया डालने पे जो भी चीज आपकी यहाँ डिसॉल्व नहीं हो रही थी, पी, वो भी डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पी कौन है, ये है पी। और जो क्यू है वो तो आपका पहली हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया था, क्यू कौन है, क्यू ये है। इसका मतलब कि मैंने दो चीजें तो क्रैक कर ली बड़े प्यार से, बड़े आराम से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई क्यू तो ये है, सही बोल रहे हैं ना, हाँ जी सही बोल रहे हैं, क्यू ये है और पी ये है, बिल्कुल सही। तो मेरे को दो चीजें तो पता चल गई, क्यू और पी क्या है। अब बस इसी के आधार पे हमें एक्स और वाई पता चल जाएंगे। देखते हैं जरा। तो आपसे कह रहा है कि जो आपका पी है वो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है और एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व हो रहा है। पी तो AgCl है ना, हाँ तो AgCl की रिएक्शन करके दिखा दो, वो रिएक्शन भी आपने शायद पढ़ी होगी अमोनिया के साथ। तो एक्वस अमोनिया एक्चुअली NH4OH जैसा ट्रीट कर लेना इसको चाहो तो, ठीक है। तो इससे ये बनाता है क्या, कुछ ऐसा सा, ये आपको याद आ रहा होगा जैसे टॉलेंस रीजन नहीं पढ़ते थे, उस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ Cl माइनस लगा लेना एक, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप देखो तो आपका जो AgCl है वो Na2H2O3 के साथ भी रिएक्ट होता है, जिससे वो
Ag2S2O3 बनाता है, बट अगर आपने एक्सेस में डाला हुआ है, जैसा कि ये कह रहा है एक्सेस में डाला हुआ है, तो इसके कुछ पीपीटी आते हैं, लेकिन वो एक्सेस में डाला हुआ तो पीपीटी रीडिजोल्व हो जाते हैं। तो अगर आपने एक्सेस में डाला हुआ और फर्दर और Na2S2O3 से रिएक्ट कराओगे, तो आपके पास यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na3Ag S2O3 होल ट्वाइस। तो ये भी डिसॉल्व हो जाता है। तो एक तरह से हमने सही पकड़ा है, पी ये होगा, क्यू ये होगा, और ये सब हमने दिखा भी दिया कि भाई इससे क्या 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 बन रहा है। अच्छा, क्यू के बारे में भी कुछ कह रहा था, कह रहा है क्यू आपका हॉट सॉल्यूशन ऑफ क्यू गिव्स येलो विद की आई। ये भी सिंपल है भाई, ये भी सिंपल है भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है Pb2+ अगर आपके आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से PbI2 बनाएंगे, और PbI2 और PbI2 के टिपिकल सा येलो पीपीटी होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने सब कुछ सही किया है, और ये सब रिएक्शंस हमने दिखा दिया, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा क्वेश्चन तो यहीं से क्रैक हो गया था। तो वो आपसे कह रहा है मेटल एक्स और वाई कौन कौन है, जरा ये पता लगाओ। तो एक्स और वाई कौन कौन है, साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, Ag और Pb ये है। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिएक्शन एक्चुअली पहले भी आईआईटी में आ चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कैटायन एनायन के डिटेक्शन में आप लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जितने भी आपके कैटायन एनायन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़े, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। ठीक है जी, इनको स्किप ना करें प्लीज, एडवांस के पेपर में खासकर। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड आइसोमेरिज्म, जहाँ पे कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग पढ़ते हो। इसने 4 स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए, उनमें से कह रहा है कौन कौन आइडेंटिकल है। और जहां तक मेरा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, ये शायद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। मेरे हिसाब से शायद ये स्टीरियो के अंदर नहीं घुसा होगा। लेट्स से देखते हैं, ट्राई करके देखेंगे तभी पता चल पाएगा वो तो। ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो सिंपल सा काम करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखो, और इनके आईपेक नॉमेनक्लेचर कर लो जरा एक बार। जिसका आईपेक नॉमेनक्लेचर सेम आ रहा होगा वो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है जी। इतना काम कर लो बस, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल से क्वेश्चन होगा, बस देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है। जैसे पी है, तो पी का जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया तो इसका न्यूमेन आपको दे रखा है, आप इसका शॉहर्स बना लो। शॉहर्स जैसे ही आप बनाओगे वैसे ही क्या बनेगा, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन पे एक लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है एक CH3, और इधर CH2CH3, C2H5 है ना, तो मैं CH2CH3 खोल के लिख रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली अगर पीछे वाले को देखा जाए तो पीछे वाले के पास है एक OH यहाँ, एक है CH3 यहाँ, और इसके पास है जी एक CH3 यहाँ। पहले सारे बना लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। क्यू को बनाए तो क्यू में क्या बना हुआ देखिएगा जरा। क्यू को इसी तरह से जो आपने स्ट्रक्चर बनाया क्यू का, तो वो कुछ ऐसा सा बना। पीछे वाले के पास है सिंपली 2 हाइड्रोजन्स और एक CH3। ठीक है जी। और जो फ्रंट वाला कार्बन है इसके पास क्या क्या है, इसके पास है एक तो इधर तो है एक हाइड्रोजन, इधर है CH2CH3, C2H5 लिखा है ना, CH2CH3। और ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास दो तो है CH3, एक है जी OH। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया क्यू का। आर का बना लेते हैं। आर का आपने स्ट्रक्चर बनाया तो आर के स्ट्रक्चर में क्या है, आर के स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, फ्रंट वाले कार्बन को यहाँ बना दूं, फ्रंट वाले कार्बन का CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, इसका OH यहाँ। ठीक है जी। बैक साइड वाले का क्या है, बैक साइड वाले पे एक तो हाइड्रोजन है, दो C2H5 है, तो इनको भी खोल के लिख दूं, CH2CH3 लिख लेता हूँ इसे मैं, इसे CH2CH3 लिख लेता हूँ। तो इसको क्या नाम दें, इसको नाम दें आर। ठीक है जी। आर ये हो गया। एस को थोड़ा इधर बना लेते हैं, जगह बचा लेते हैं अपनी थोड़ी सी। तो देखिए जरा, अगर आपने एस बनाया, एस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मेरे को। पीछे वाले कार्बन पे एक C2H5 है, मतलब एक CH2CH3 है, और इधर एक कुछ आइसोप्रोपाइल जैसा ग्रुप जुड़ा है, और इसके पास एक OH भी है यहाँ। और फ्रंट वाले कार्बन के पास एक CH3 है और दो हाइड्रोजन्स हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप सिंपल सा आईपेक नोमेनक्लेचर करके देख लो, उसी से आपको पकड़ में आ जाएगा आइडेंटिकल कौन है, किसका आईपेक नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा अंदर क्यों घुसेंगे। ठीक है जी। अगर उससे नहीं आ रहा होगा तो फिर ऐसा कर लेंगे कि इसका 3D से 2D बना के देख लेंगे, तब देख लेंगे, तब जांच लेंगे। तो अगर मान लो इसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वेरिएशन दिखा रखा हो तो आईपेक नोमेनक्लेचर जिसका सेम आ रहा होगा उसको चेक कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, वैसे सिंगल करेक्ट में ऑप्शंस में था ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कोई भी एक ऑप्शन मैच हो जाए तो फर्दर आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले इसको चेक कर लो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है जी। तो जो भी एक मैच हो जाएगा आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा चलो आईपेक नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। इसका आईपेक नॉमेनक्लेचर करोगे तो नंबरिंग कुछ ऐसे होगी, 1 2 3 4 5।
नाम क्या आएगा, नाम आएगा 2 पे एक मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल और सेकंड कार्बन पे एक OH। इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 2,3,3 ट्राई मिथाइल, देन आगे आएगा पेंटेन 2 ओल। अच्छा जी, ये तो हो गया इसका नाम। इसका नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। OH को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है और लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है। इट मीन्स कि यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 3 अगर इसको दूं तो 4 5, एक ही बात है, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल, या तो 4 5 ऐसे कर लो या 4 5 ऐसे कर लो, डजंट मैटर, 4 ऐसे कर लो 5 ऐसे कर लो। ऐसा करने पे नॉमेनक्लेचर क्या आ रहा है देखना जरा, आ रहा है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। अच्छा जी, और सेकंड पोजीशन पे OH भी है एक। अच्छा, तो अब पेंटेन है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर कुछ ऐसा कुछ आएगा इसका, आईपेट नॉमेनक्लेचर आएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, देन आप क्या कर दो, इसको लिख दो आप पेंटेन 2 ओल। ठीक है जी, ऐसे इसका नंबर करके देख लेते हैं। एक OH के पास से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये 1 2 3 4 5 3 4 5, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, चाहे इसे 4 5 दे दो चाहे इसे 4 और 5 दे दो। ठीक है, तो इसमें आपने देखा तो सेकंड पे एक CH3 है, थर्ड पे एक इथाइल है, सेकंड पे OH है, तो ये आ रहा है 3 इथाइल, सेकंड पे एक मिथाइल है और देन उसके बाद पेंटेन 2 ओल। इसका नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करी तो लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पकड़ में आना चाहिए, OH को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये वाले ले लेते हैं ताकि, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो 1 2 3 मतलब हमें पेरेंट चेन इस तरह से देखना होता है, सो एज टू गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट टू द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे मेरे को, इसलिए मैं इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल है और थर्ड पे ही OH है। तो अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या करूँ, थर्ड पे है इथाइल, सेकंड पे है मिथाइल और OH है थर्ड पे, इसका मतलब है मैं कहूँ पेंटेन 3 ओल। तो बस जी, मेरे को तो लग रहा है बहुत प्यार से आंसर आ ही गया, हमने तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो सिंपल सा हाइपर नॉमेनक्लेचर देख के आ रहा है कि भाई इसका नाम और इसका नाम सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर आइडेंटिकल, और सिंगल करेक्ट ऑप्शन में था तो हमें ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है Q और R आर दी आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C। तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन, इसको 3D से 2D में करना, इनके आइडेंटिकल निकालना, एनेंशियोमर निकालना, ये सब सेक्शन पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपका पकड़ होना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत भयानक नहीं था, बस देखने में हो सकता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बहुत प्यारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 2 मिनट में 3 मिनट में आपका ये आराम से हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, ओके। क्योंकि मैंने तो देखो लिख लिख के किया, आप लिख तो मत, आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ यहीं से नॉमेनक्लेचर करते अपने मन में तो भी आंसर हो जाता, तो हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन आप लोग फास्ट किया करो थोड़ा सा। ठीक है जी, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। और इस साल एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत प्यारा प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा है उसने, बहुत प्यार से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो देखिए जरा, अगर हम देखें तो सिर्फ आईपैक नॉमेनक्लेचर, इतना आसान क्वेश्चन, और ये आपको आराम से आपकी रैंक बूस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए जरा, आप सिंपली क्या करो, आप आईपैक नॉमेनक्लेचर तो इतना आपने पढ़ा हुआ है, आप खुद से बना लो ना इसके स्ट्रक्चर, फिर मैच कर लेंगे चारों में से, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में आया था ये क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले में स्ट्रक्चर बना लेते, देख लेंगे चारों में से कौन सा उससे मैच कर रहा है। ठीक है जी, तो बनाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है हेक्स हेक्स 3 इन 5 आइन, मतलब है कि 6 कार्बन आपको बनाने हैं, तो 6 कार्बन बनाने तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड, तो पहला कार्बन तो ऑब्वियसली यही होगा, तो लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब क्या क्या कह रहा है जरा वो करते हैं, चलो। आपसे कह रहा है कि भाई तीसरी पोजीशन पे है इन, तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच में होगा आपका इन। ठीक है जी, तो लेट्स से दिस इज डबल बॉन्ड हेयर। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप देखें तो पांचवी पोजीशन पे आपका आइन, इट मींस फिफ्थ पोजीशन पे आपका है एक ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी,
ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हेक्स भी हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स पे चलें तो चौथे नंबर पे लगा हुआ है एक मिथाइल, तो चौथे नंबर पे एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक OH भी लगा हुआ है। इसके बाद आपका कहाँ, थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल, अच्छा इथाइनाइल, इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे आपके पास दो कार्बन की चेन है और वो भी ट्रिपल बॉन्डेड। ये हो गया, शायद सब कुछ ही हो गया, ये भी बना लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, हेक्स भी कर लिया, 3 आयन भी कर लिया, 5 ON भी कर लिया, 5 आयन भी कर लिया और ओइक एसिड भी बना लिया। तो ये स्ट्रक्चर है, बस इसको मैच करो किससे हो रहा है। देखो जरा क्या नजर आता है आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 कार्बन की चेन नजर आनी चाहिए, तीसरे पे डबल बॉन्ड और पांचवें पे ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड और पांचवें पे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन तीसरे पे इसके लगा हुआ है इथाइल, ये गलत है। ठीक है जी, ये तो हो गया जी इनकरेक्ट। ठीक है, इसको अगर देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी, यहाँ से फिर भी शायद लग रहा है कुछ। 1 2 3 2 3 4 5 6, अच्छा जी, लेकिन इसके पांचवे पे एक इथाइल लगा हुआ है, हमारे पांचवे पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसको काटते हैं। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके देखें तो थर्ड पे एक मिथाइल लगा है, इसके थर्ड पे हमारे मिथाइल तो नहीं लगा, और फोर्थ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, जबकि ये तो हमारे अलग लगा हुआ, नहीं जी ये भी नहीं है। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, चौथी पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, चौथी पे एक मिथाइल लगा है, दूसरी पे OH लगा है, दूसरी पे OH लगा है, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, तीसरे के बाद एक डबल बॉन्ड है, तीसरे पास एक डबल बॉन्ड है, पांचवे के बाद एक ट्रिपल बॉन्ड है और पहले पे COH लगा है। परफेक्ट, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है और बहुत फास्ट करना था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, हमने तो फिर भी थोड़ा स्लो किया है। चलो जी, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम सेक्शन। कुछ मैचिंग जैसा क्वेश्चन दिया जरूर है, लेकिन इस साल की खासियत ये थी कि इस साल ना तो ज़्यादा मैचिंग आए, ना ही ज़्यादा पैराग्राफ आए। ज़्यादातर इंटीजर, न्यूमेरिकल, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट ही थे। मैचिंग और पैराग्राफ ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिए इस साल इन्होंने। तो देखिएगा जरा, आपको ये कह रहा है एरिथ्रोस टाइप स्ट्रक्चर। एरिथ्रोस मतलब होता है जब दोनों OH सेम साइड पे जुड़े हो, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और डी एरिथ्रोस। इस आपको कह रहे हैं इन चारों को पहचानो कि इन चारों में से कौन इसका आइडेंटिकल है, कौन डायस्ट्रीमर है, कौन एंशियोमर है, कौन आइडेंटिकल है। ये सारी बातें आपको पहचाननी है। तो इस क्वेश्चंस में ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको ये बहुत परफेक्टली आना चाहिए कि 3D से 2D में कन्वर्जन करते कैसे हैं। नहीं आता है तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप यहीं पे सीख जाओगे तो आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको 3D से 2D में कन्वर्जन करने तो आने ही चाहिए भाई। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बताऊंगा, आप देखिएगा जरा। सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले CHO, ये जो आपकी नॉर्मल लाइन दिख रही है ना, ये जो नॉर्मल लाइन दिख रही है, इसको मैं, ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप दिख रही है, हॉरिजॉन्टल, मैं इसको वर्टिकल बना लूं। तो इसको खड़ा कर लूं, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दे रहा हूं ताकि ये खड़ा हो जाए मॉलिक्यूल। तो ये कैसा दिखेगा देखना, CHO जा रहा है इस तरफ, तो इसके अपोजिट में जा रहा है CH2OH। तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। CHO अगर इस तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट में CH2OH जा रहा है। तो CHO अगर इधर है तो आपका CH2OH इधर है। देखिएगा, इसके बाद ये इसके पास एक डार्क पे OH और डॉटेड पे हाइड्रोजन है। डार्क पे OH है, डॉटेड पे आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि इसके पास डार्क पे हाइड्रोजन है और डॉटेड पे OH है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। बिल्कुल भी नजर आपकी स्क्रीन से नहीं हिलनी चाहिए। जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी, इसका मतलब है कि वहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत फोकस होके ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहे क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप ये कि अगर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये नॉर्मल लाइंस दे रखी हो, ये जो नॉर्मल लाइंस है, ठीक है, तो उसको वर्टिकल लाइन में बना लो। तो मैंने हल्का सा इसको रोटेट कर लिया कि इसको कुछ ऐसा सा रोटेट कर लूं, सो दैट कि ये जो लाइन दिख रही है ये कुछ ऐसी दिखने लगे। अपोजिट साइड में थे तो CHO अगर इस तरफ है तो CH2OH इस तरफ है, CHO इस तरफ, CH2OH इस तरफ। जो अंदर है उसे अंदर ही रहने दिया, जो बाहर है उसे बाहर ही रहने दिया। मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरी रिकमेंडेशन पे आप क्या करना ना, आप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरफ से घुमाना
इस तरह से घुमाने की कोशिश करना 3D से 2D में अगर आपको लेके जाना है। वैसे तो खैर ऐसे डायरेक्टली भी हो जाएगा, बट थोड़ा आसानी से दिखने के लिए आप क्या करना, इसको आप ऐसा करना कि ये जो अंदर बाहर वाले बॉन्ड है, ये जो डार्क और डॉटेड बॉन्ड है, ये सारे आपके इस तरफ आ जाए, राइट हैंड साइड पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इस कार्बन को, और इस बॉन्ड के अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेशन दे दे रहा हूँ, सो डेट कि ये CHO इस तरफ आ जाए और ये दोनों इधर माइग्रेट हो जाए। देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोला कि नीचे वाले को तो मैंने नहीं छेड़ा, नीचे तो CH2OH ऐसे ही दिख रहा है, ये डार्क वाला बॉन्ड आपका अभी भी हाइड्रोजन ही है, डॉटेड वाला बॉन्ड आपका OH ही है, बट इसको मैंने माइग्रेट करके क्या कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट रोटेशन कर दिया, ऊपर ऊपर वाला बॉन्ड। तो इस कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया। इस कार्बन को अगर आप रोटेट करो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, CHO आ गया इस तरफ, जो डार्क पे हो डॉट पे चला जाएगा, डॉट वाला डार्क पे, क्यों ऐसा होगा नहीं क्या, सोचो। अगर मान लो मैंने ऐसा रोटेट किया होगा तो जो OH है वो अंदर चला गया होगा, और जो डॉटेड पे जो हाइड्रोजन था वो घूम के यहाँ डार्क पे आ गया होगा। ये हो गया जी। बहुत ध्यान से फोकस होकर देखते रहना, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। आप इसके बाद क्या करा करो, जैसे ही आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, हमेशा आप कोशिश करा करो कि कुछ ऐसा बन जाए कि डार्क और डॉटेड बॉन्ड इधर, और ये जो नॉर्मल लाइंस है वो इधर नजर आ रही, नॉर्मल लाइंस इधर, डार्क डॉटेड बॉन्ड आपको इस तरफ नजर आ रही, राइट हैंड साइड पे। कोशिश ये किया करो। इसके बाद क्या देखो, इसके बाद ऐसा सोचो जैसे कि कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी। आदमी के सर पे है CHO, पैर पे है ये सारा, और उसके सीधे हाथ पे है H, उल्टे हाथ पे है OH, और आप उस आदमी को सामने से देख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी सोचना, जैसे कि मान लो कोई आदमी खड़ा है, उसके सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और उसको आप सामने से देख रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना। आप इसको अगर सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो, सिर पे CHO है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद उसके सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और अगर आप सामने से देखोगे तो उसके सीधा हाथ नजर आएगा यहाँ, मतलब H आएगा यहाँ, OH आएगा यहाँ। तो मतलब ये वाली चीज यहाँ, OH वाली चीज यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी ये जो आप अगर सामने से देखोगे, ये इसका सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, तो सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और यहाँ CH2OH। ये मैंने बना दिया अपना स्ट्रक्चर P। इसको आप देख सकते हो, इससे मैच कर सकते हो, इसके साथ ही इसका क्या रिलेशन नजर आ रहा है, ये तो आइडेंटिकल नजर आ रहा है। आइडेंटिकल नजर आ रहा है मतलब P को 2 से जोड़ना है, P को 2 से जोड़ना है। तो ये तो तीन तीन ऑप्शन में P 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है, चलो इतना तो कह ही सकते हैं ना कि B ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, B ऑप्शन हट गया, बचे 3 ऑप्शन, 3 में से एक आधा और एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल आंसर तक हम पहुंच ही जाएंगे आराम से। सिमिलरली मान लो आपने इसके साथ करने की कोशिश किया, तो इसके साथ आपने जब सेम काम किया तो ये CHO इस तरफ दिख रहा है और उसी तरफ CH2OH दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि आपका CHO अगर इस तरफ दिख रहा है तो CH2OH भी इसी तरफ दिख रहा है। जो अंदर है उसे अंदर ही रहने दो, जो बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, आप कुछ मत चेंज करना अपने हिसाब से। इस पे H डार्क पे है, OH डॉटेड पे है, इस वाले कार्बन पे OH डार्क पे है, H डॉटेड पे है। देखो आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी 3D से 2D में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैं आदमी यहाँ खड़ा कर लूँ, इधर से देख लूँ, लेकिन आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सबको एक जैसा बना लो ताकि आराम से समझ में आए। तो आप क्या करो, आप इस एक्सेस के अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेट कर लो ताकि CHO इधर आ जाए, CH2OH इस तरफ आ जाए, और ये बिल्कुल इसके जैसे रूप ले ले, फिर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, CHO इस तरफ आ जाएगा 180 डिग्री घूम के, CH2OH इस तरफ आ जाएगा, और सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, जो डार्क पे था वो डॉट पे चला जाएगा, जो डॉट पे था वो डार्क पे चला जाएगा। तो देखिएगा, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया हुआ तो H क्या हो जाएगा, डॉट पे चला जाएगा, और ये OH जो डॉट पे था वो यहाँ आके बाहर आ जाएगा, OH यहाँ डार्क पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ रोटेट किया हुआ तो OH इस तरफ चला गया होगा और H आपका डार्क पे आ गया होगा। उसके बाद आप मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, सामने से आप देख रहे हो, ये इसका सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। ऐसे मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, आप सामने से देख रहे हो, तो मैं आपको क्या बोलूँ कि ये आपका CHO है, ये आपका CH2OH है, दो बॉन्ड ऐसे हैं। आप आदमी को जब सामने से देख रहे हो, सीधा हाथ पे OH है, उल्टे हाथ पे H है, तो जब सामने से देखोगे तो सीधा हाथ आपको यहाँ नजर आएगा, OH यहाँ नजर आएगा, उल्टा हाथ H यहाँ नजर आएगा। सिमिलरली H यहाँ नजर आएगा, OH यहाँ नजर आएगा। ये है जी आपका ऑप्शन कौन सा, आई कैन से ये है आपका Q। और Q में अगर हम देखें तो ये दोनों OH सेम साइड पे है, इसके दोनों OH अपोजिट साइड है, ये और ये कभी भी एक दूसरे मिरर इमेज तो हो नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे आर डायस्टेरियोमर। तो आई कैन से दे आर डायस्टेरियोमर। तो एरिथ्रोस के साथ इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो इट इज डायस्टेरियोमर। तो इसका मतलब है कि Q को 1 से जोड़ो, Q को अगर 1 से जोड़े
तो Q को 1 से जोड़े, P को 2 से जोड़े, तो बचे 3 ऑप्शन, इनमें से बड़े प्यार से आंसर आ गया जी। ये तो ए भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी दो को भी देख लेते हैं सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अभी थोड़ा। तो इसको भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करें, ऐसा 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 अपोजिट में है CH2OH और OH, तो इसका मतलब CHO अगर इस तरफ है तो CH2OH आपका इस तरफ है। डार्क वाले को डार्क पे बनाओ, डॉट वाले को डॉट पे बनाओ, आपको अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसका डार्क और डॉटेड इसका भी बना दो, इसके डार्क पे OH है, इसके डॉटेड पे हाइड्रोजन है। इसमें अगर देखो तो नीचे वाला तो इस तरफ ही नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे नीचे वाले डार्क डॉट तो इस तरफ कोई नजर आ रहे हैं, ये वाले अपोजिट साइड नजर आ रहे हैं, तो इसमें भी यही काम करते हैं कि नीचे वाले को इंटैक्ट रखते हैं, इस बॉन्ड के अबाउट घुमा देते हैं और ऊपर ऊपर वाले को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। जिसके हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या कर दिया, आपने CHO तो इधर ले आए और नीचे वाला तो हमने छेड़ा ही नहीं, नीचे वाला तो ऐसे ही है, CH2OH इधर, OH इधर और H इधर। 180 डिग्री रोटेट किया तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, डार्क वाला इधर जाके डॉटेड पे लग जाएगा और जो डॉटेड में है ये बाहर आके इधर आके डार्क पे आ जाएगा। फिर से वही मान के चलो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आपका ये सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ शायद मैं अब, स्टार्टिंग में दो तो मैंने स्लो स्लो समझा ही दिया आपको। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ, इसलिए H इधर OH इधर, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ तो OH इधर H इधर, ये है आपका R। इस R को जरा इससे कंपेयर करो, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई ये दोनों OH इस तरफ है और इसके अपोजिट साइड है, तो दे कैन नेवर बी, आई कैन से दे कैन नेवर बी मिरर इमेजेस, दैट्स व्हाई यू कैन से R इज आल्सो डायस्टेरियोमर। तो आपको दिख भी रहा है R को भी उसने 1 से जोड़ रखा है। ठीक है जी, लास्ट वाला भी फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से एक बार। लास्ट वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वाला आपने ऐसा 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 कुछ बना रखा है, CHO इधर, CH2OH इधर, डार्क पे है आपका हाइड्रोजन, डॉटेड पे है आपका OH, यहाँ आपका डार्क पे है हाइड्रोजन, डॉटेड पे है आपका OH। बिल्कुल 180 डिग्री पूरे को घुमा दो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि ये जो हाथ जिसको मैं बना रहा हूँ, ऑलवेज हाथ किसको बनाना है आपको, जो डार्क और डॉटेड बॉन्ड पे है, तो हाथ ये होना चाहिए। तो ये दोनों हाथ मैं राइट हैंड साइड लेना चाहता हूँ, तो इसमें पूरे मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री घुमा दे रहा हूँ, ताकि आपका क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, CHO यहाँ दिखे और CH2OH यहाँ दिखे और सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री घुमाओ तो डार्क डॉट पे आ जाएगा, डॉट डार्क पे आ जाएगा, तो OH आ जाएगा यहाँ, डॉटेड पे आ जाएगा हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखो तो इसमें आ जाएगा जी आपका OH आ जाएगा बाहर, डॉटेड पे आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आप ये सब करो कि एक ये आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो। तो ऐसा करने से अगर आप सामने से देखोगे तो ये इसका सर हो गया आदमी का, ये हो गया उसका पैर, ये उसके हाथ, और इसके हाथ में ये OH दिखेगा सीधे हाथ पे, सीधा हाथ यहाँ दिखेगा आदमी का, ये उसका उल्टा हाथ यहाँ दिखेगा, OH यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, ये कौन सा है, एस ऑप्शन। एस ऑप्शन को अगर एरिथ्रो से कंपेयर करोगे तो दे आर mirror images but non superimposable mirror images, so since they are non superimposable mirror images, that's why it is enantiomer। तो ये है आपका enantiomer, इसको मैंने बोला था ये आपका डायस्टेरियोमर, ये भी है आपका डायस्टेरियोमर, और इसको मैंने बोला था इट इज आइडेंटिकल। तो बस ऑप्शन नंबर इससे मैच हो ही रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि एस आपका क्या कह रहा है, एस 3 नंबर मतलब एस है एनेंशियोमर, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर एनेंशियोमर। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर ये रोटेट करके सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्या आपके मन में भी किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि ये और ये मॉलिक्यूल रोटेट करके सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर रोटेट कर सकता हूं बाय रोटेटिंग वे 180 डिग्री। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको क्या करो, इसको ऐसा करके 180 डिग्री रोटेट कर दो, पलट दो मॉलिक्यूल को। तो अगर पलट देंगे तो सर ऐसा रखा हुआ है ना, तो इसे उठा के फ्लिप कर दो। तो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने उठा के फ्लिप कर दिया तो OH इधर आ गए, OH इधर आ गए, H इधर आ गए, H इधर आ गए, और ये दोनों सेम सेम दिखने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली बेटा, ये 2D में बना रखा है इसको, और ये भी हमने 2D में बना लिया अब इसको। और 2D में 180 डिग्री रोटेशन अलाउड है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि 2D में कभी भी प्लेन से उठा के 180 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, 2D में रखे रखे 180 कर सकते हो। मतलब इसमें अगर आपको 180 डिग्री रोटेट करना है तो सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो, इसे नीचे ले आओ, इसे ऊपर ले आओ, रखे रखे 180 डिग्री घुमा लो ऐसे ऐसे। लेकिन प्लेन से उठा के इसको पलट दो, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है।
तो इसका मतलब आप इसको उठा के फ्लिप नहीं कर सकते हो, आप रखे रखे 180 घुमा लो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, रखे रखे कर लो, वो अलाउड है। लेकिन रखे रखे अगर 180 डिग्री घुमाओगे तब भी नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा। सुपर इम्पोजिबल तब आ जाएगा अगर आप इसको ऐसे पलट दो, इसे आप एक पाम रखो, अपना हाथ रखो इसके ऊपर, और अपने हाथ को एकदम से क्या कर दो, फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो आपका ये क्या है, तो जब बनेगा तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल को उठाओगे नहीं प्लेन से। ये मान लो स्क्रीन के प्लेन पे रखा है, प्लेन से आपको कभी भी उठाना नहीं है 180 डिग्री रोटेट करते हुए 2D में, ये कंडीशन होती है। रखे रखे 180 डिग्री घुमा सकते हो। ठीक है जी। तो इसलिए किसी बच्चे के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन ना आए कि सर ये तो एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाएंगे 180 डिग्री रोटेट करने पे। आप 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कभी भी इसको उठा के पलट नहीं सकते, आप सिर्फ रखे रखे इसको घुमा सकते हो, और अगर रखे रखे घुमाओगे तो सी एच नीचे आ जाएगा, CH2H ऊपर आ जाएगा, फिर भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। दैट्स वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को और डिटेलिंग इसके लिए चाहिए हो, प्लीज हमें टेलीग्राम पे फॉलो अप करें, और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करें, मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा और बहुत डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा ये सब कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपसे कह रहा है कि कोई पीवी वर्क डन आपको निकालना है, जो कि आप जानते हो कि W इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV। अच्छा जी, अगर ये इंटीग्रल कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत स्मॉल स्टेप्स में होना चाहिए, उन सबको जोड़ने की कोशिश करा है। चलो वो सब बातें बाद में करेंगे। अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर वर्क डन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये कैसा होगा, क्या होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये वंडरवल गैस वाली चीज सही कह रहा है। ये कह रहा है सिस्टम दैट सेटिस्फाइड द वंडरवल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट, दिस सिस्टम इज एक्चुअली ओबेइंग दी वंडरवल गैस इक्वेशन। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बात तो देखो जी, आपसे ये सिंपल सा कहना चाह रहा है, अगर आप देखो ना वंडरवल गैस इक्वेशन क्या होती थी, अगर एक मोल के लिए लिखो तो ये होती थी A/V², फिर होता था आपका V-B इज इक्वल्स टू RT, पर मोल लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, यहां से अगर P निकालोगे तो दैट P विल कम आउट टू बी RT/V-B -A/V²। तो देखो ना, ये जो P एक्सटर्नल था, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पे हमने वंडरवल गैस इक्वेशन रख दिया। लेकिन ऐसा करते कब थे, ऐसा हम तभी करते थे जब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता था। पहली बात तो रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही हम ये बात बोलते थे कि P एक्सटर्नल को P इंटरनल के इक्वल कह सकते हो, जो कि P इंटरनल एक्चुअली P गैस होता था। तो P एक्सटर्नल dV जो आपका होता है, यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है, इस P एक्सटर्नल को आप तभी इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर आप P गैस इसकी जगह लिख सको, और P गैस P इंटरनल होता है। तो भाई रिवर्सिबल में ये बात बोलते हैं कि रिवर्सिबल में ही P एक्सटर्नल और P इंटरनल को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो। तो दो बातें पकड़ में आई, एक तो ये वंडरवॉल के लिए वंडरवॉल गैस इक्वेशन जब होगी, रियल गैस जब होगा, तभी ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, और दूसरी बात ये रिवर्सिबल के लिए ही होल्ड करेगा, इरिवर्सिबल के लिए करेगा ही नहीं। तो ये जो इरिवर्सिबल वाला स्टेटमेंट है, इरिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको तो मैं सीधा सीधा काट दूं, ये तो होगा ही नहीं। और इसको बोलो क्या, वंडरवल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन लिख रहा है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए आप इस एक्सप्रेशन को लगा सकते हो। इवन एडियाबैटिक के लिए भी आप इस एक्सप्रेशन को लगा सकते हो। बस यही है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी मैं P एक्सटर्नल को P इंटरनल मतलब P गैस से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वरना अगर ये इरिवर्सिबल होगा तो नहीं कर सकता। चाहे बेशक वो आइसोथर्मल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल होता तो भी नहीं कर पाता। इसका मतलब है रिवर्सिबल कह रहा है तो चलेगा, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, दोनों ही चलेंगे। इट मींस ये मोर देन वन करेक्ट में था, दैट्स व्हाई A B C शुड बी योर आंसर। तो मोर देन वन करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसका आंसर होना चाहिए A B C। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। आपको कुछ 5 मॉलिक्यूल्स बना के दे रखे हैं। इसका ये हाइड्रोजन जो है वो डार्क करके दे रखा है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के जाने की बात कर रहा है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, कितनी आसानी से चला जाएगा और कितनी आसानी से नहीं जाएगा, उसकी बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो आसानी से हाइड्रोजन लॉस कर देगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, एसिडिटी के ऊपर भी कमेंट करवाने की कोशिश करेगा ये। अच्छा, तो अगर आप देखें तो बातें सारी, काफी सारी बातें इसमें सही है, काफी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, मोर देन वन करेक्ट आंसर था ये। अ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड वन इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। तो बिल्कुल सही तो है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो जो वन मॉलिक्यूल है उसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, तो वो क्या बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा कि आपके पास यहाँ पे होगा एक बेंजीन, फिर यहाँ एक कार्बन, इसके पास एक और बेंजीन, फिर एक और बेंजीन, और यहाँ पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और ये कॉन्जुगेट बेस
रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो ही जाएगा, इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर पाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्टली सही है। इट विल बी स्टेबल, इट विल बी एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीकोलेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए उसकी एसिडिटी अच्छी होती है। इसका मतलब कि इसका हाइड्रोजन हटाओ या कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को हटाना बहुत आसान था, इसलिए ये एसिडिक है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर बी की जो ये बात कर रहा है ये भी अच्छी बात कह रहा है। कह रहा है दी कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। अरे बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, अगर आपने कभी, आपके पास कभी ये स्ट्रक्चर है, बहुत फेमस मॉलिक्यूल, जैसे ही आपने इसका ये हाइड्रोजन हटाया वैसे ही इससे क्या बन गया, इससे बन गया आपका ये, और ये यहाँ पे रेजोनेंस करके ये हकल रूल फॉलो करते हुए सारे सारे जो भी आपकी कंडीशंस होती थी एरोमेटिसिटी की उनको फॉलो करते हुए एरोमेटिक हो जाता है। ये एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो अगर ये एसिड है तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक इन नेचर है। और ये पूछ रहा है कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक तो है ये, क्योंकि देखो ये प्लेनर तो है ही है, साथ के साथ कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, फिर हैविंग नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात डीलोकेशन थ्रू आउट द रिंग भी हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हकल रूल भी फॉलो करेगा, 4n+2 = 6 रखोगे वो भी रूल फॉलो कर जाएगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट। कह रहा है द कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2, तो ये तो वैसे भी सही है भाई, किसी के पास भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, ये तो ये कह ही नहीं रहा ना कि अच्छा एसिड है बुरा एसिड है, कुछ इसकी एसिडिटी रिकमेंड नहीं करना, वो तो बस ये कह रहा है NO2 लगाने में इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो तो सही है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी आपकी घट जाती है, तो NO2 लगाने से एसिडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट। अब कह रहे हैं एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज दिस ऑर्डर, पहला सबसे ज्यादा एसिडिक, देन फोर्थ, देन ऑल। ये पता है, ये थोड़ा सा कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्मार्टली बहुत प्यार से इसका आंसर दे जाएंगे और इसको कह देंगे जी ये गलत है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका कॉन्जुगेट बेस ये भी तो बेंजीन है, ये भी तो एरोमेटिक है, लेकिन मेरे भाई ये बेंजीन जो एरोमेटिक है, ये जब हाइड्रोजन नहीं निकला था ये तब भी बेंजीन एरोमेटिक थी, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने की वजह से, नेगेटिव बनने की वजह से एरोमेटिक नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन हटा, यहाँ नेगेटिव बना, तब वो एरोमेटिक हुआ। स्टार्टिंग में ये नॉन एरोमेटिक था, हाइड्रोजन के हटने की वजह से, उस नेगेटिव के बनने की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, और जब जब भी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन हटके वहां पे जब नेगेटिव आए और उसको उसकी वजह से एरोमेटिसिटी आए, वो हाईली एसिडिक हो जाता है। भाई मैं सिंपल सा बात करने की कोशिश करूं, मैं फिर से बोल देता हूं एक बार मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी की एसिडिटी अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले आप उसका हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाने के बाद वहां नेगेटिव बनाओ, अगर हाइड्रोजन हटाने के बाद वो जो नेगेटिव बन रहा है उस नेगेटिव को इंक्लूड करते हुए मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए और पहले एरोमेटिक नहीं था, तो ये बहुत स्टेबल है और ये बहुत एसिडिक होता है। इसकी वजह से जब मोस्ट एसिडिक होगा वो फोर्थ होगा, यहाँ पे फोर्थ को सेकंड नंबर पे लिख रखा है, मैं पीछे के पढ़ ही नहीं रहा, कुछ भी दे रखा, डजंट मैटर, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, ये गलत है, फोर्थ को सबसे आगे होना चाहिए था। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो रहा है, जो कि पहले एरोमेटिक नहीं था, हाइड्रोजन हटाने के बाद नेगेटिव आया वो एरोमेटिक हो गया। जबकि यहां अगर आप देखो तो ये पहले भी बेंजीन रिंग थे, पहले भी एरोमेटिक था, जब ये नेगेटिव आ गया तो बेंजीन रिंग तो अभी भी एरोमेटिक कह सकते हो आप इन बेंजीन रिंग को तो, लेकिन ऐसा नहीं कि इस हाइड्रोजन को हटाने की वजह से वो एरोमेटिक हुआ है, वो तो पहले भी एरोमेटिक था। तो इसलिए आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, चौथा नंबर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी शुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपका ABC ऑप्शन। बहुत ध्यान से करना ऐसी चीजों को, फोकस होके करना, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, चलो जी, आंसर शुड बी ABC। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। क्वेश्चन बिलोंग टू द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप कह सकते हो कि चैप्टर कुछ किसी किसी जगह पे यही इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं बाय द नेम कॉल्ड बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन। तो अगर आप देखो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे इसने करा रखी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने से एसिड एनहाइड्राइड को अगर आप रिएक्ट कराओगे इसके साथ तो ये इधर से तोड़ेगा इस बॉन्ड को और ये वाला कार्बन जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। अब इसमें से अगर आप देखो तो अगर बेंजीन पे आप एक्चुअली देखने की कोशिश करो तो ये टर्शियोबिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, उन 2 हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से ये वाला सेक्शन बेंजीन को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके रिस्पेक्ट में इसके ऑर्थो या पैरा पे आके ये कार्बन जुड़ जाएगा। जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो
पैरा तो पहले से घिरा हुआ, ऑर्थो पे आके इसके ऑर्थो पे आके लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा देखना जरा, ये है आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन टर्शियो ब्यूटाइल ग्रुप, ये ऐसा का ऐसे ही रहने दो, इसको तो हमने छेड़ा नहीं। 5 मेंबर्ड रिंग विद हैविंग 2 मिथाइल, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं छेड़ रहे हैं। ये वाला कार्बन डायरेक्टली जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड O विद हैविंग 2 CH2 और हैविंग COO माइनस। लेकिन जैसा कि आगे जो जो रिएक्शन करा रहा है ना, मेरे को दिख रहा है एक्चुअली थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक, इसकी माफ कर देना। टेक्निकली तो COO माइनस बनेगा, बट हम COH लिख लेते हैं, मान के चल लेते हैं एसिडिक वर्कअप है, ठीक है जी। तो एसिडिक वर्कअप मानते हुए मैंने COO माइनस ना लिख के COH लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 वगैरह कर रहा है ना, मेरे को ये दिख रहा है, ये रिंग वापस से क्लोज करेगा इसकी। अच्छा जी, ऐसा करने से आगे क्या कराया इसने, आगे कराया आपका जिंक अमलगम HCl। ये आपको याद होगा, ये क्लेमेंशियन रिडक्शन होता था, किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड को CH2 कर देता है ये। एसिड के सी डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन एल्डिहाइड। इसका मतलब है यहाँ से क्या होगा, आपने, मेरे को लग रहा है ये सब तो अननेसेसरी दे रखी है, फालतू की चीजें आसपास वाली, इनसे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फालतू में भयानक बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है, ताकि देखने में बड़ा सा लगे, डरावना सा लगे। अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, सिंपली, क्योंकि देखो ना, हम इससे कुछ नहीं कर रहे, ये ऐसा कैसे ही हर बार चलता जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक दो तीन, तीन कार्बन CH2 हो जाएंगे, पहले दो कार्बन CH2 थे, ये भी CH2 हो गया, तो तीन कार्बन CH2 हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका एक OH यहाँ, COH यहाँ आ जाएगा। उसके बाद वही जो मैं अभी अभी कह रहा था आपसे, क्या बोला था मैंने, H3PO4 डाल के ये एक्चुअली क्या करवाना चाह रहा होगा, इस OH को हटा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनवाएगा, और ये कार्बोकेटाइन का इस पे EAS फिर से करा देगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पे फिर से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखें जरा क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ये बन गया बेंजीन, टर्शियो ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे ही रहने दो, 5 मेंबर्ड रिंग आपका ऐसे ही रहने दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बन गया जी आपका 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग। तो एक बन गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 1 2 3, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, देन हैविंग डबल बॉन्ड O। यहाँ तक हम पहुंच गए, लिखते चले क्या, ये तो हमारा बना था Q कंपाउंड, ये हमारा बना R कंपाउंड। अब इस पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रही है, तो वर्ल्ड फेमस है भाई, आप लोग जानते ही होंगे, CH3 MgBr की रिएक्शन करा रहा है, उसमें भी कह रहा है फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप H3O प्लस। तो ऐसा करने से आपको पता तो है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस जाके इस पे अटैक कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से ऊपर जाएंगे, O माइनस बनाएंगे। लेकिन फाइनली एसिडिक वर्कअप होने के बाद, अगर आप देखोगे एसिडिक वर्कअप होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा। तो देखिए जरा क्या हो रहा है, CH3 जाके इससे जुड़ गया, और ये O माइनस होके OH हो गया, इसका मतलब है बाकी सब ऐसे ही रहने दो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये तो फालतू में दे दिया बस भयानक बनाने के लिए, अदरवाइज इससे कोई लेना देना नहीं है साइड वाली चीज से, है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा ये सेक्शन। अच्छा, तो ये आपका बन गया जी, ये इस पे मैंने क्या बोला, एक तो CH3 आके यहाँ पे लग गया, यहाँ से CH3 जाके इस पे जुड़ जाएगा, और ये O माइनस बनेगा, O माइनस एसिडिक वर्कअप होने के कारण की वजह से OH हो जाएगा। तो ये बन गया जी हमारा कौन सा कंपाउंड, कंपाउंड R नहीं, नहीं अभी एक और काम करना है, H2SO4 डाल के हीट, H2SO4 डाल के हीट करोगे तो एल्कोहल से एल्कीन बना, डबल बॉन्ड बना दो एक, तो डबल बॉन्ड बनाओ एक बार। अब देखो जरा, डबल बॉन्ड परफेक्टली आपका यहीं बन सकता है जैसे इसने यहाँ बना रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के तो पहले से ही 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, बनेगा तो इस साइड ही, तो एक ही स्कोप है आपका, डबल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ यहीं बन सकता है, मेरे को लग रहा है ये आंसर होगा हमारा। तो ये बन रहा है ऐसे करके 6 मेंबर्ड रिंग, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, हैविंग CH3 और एक डबल बॉन्ड। ये बन गया जी हमारा कौन सा कंपाउंड, कंपाउंड S। जैसे कि मैंने कहा मोर देन वन करेक्ट है, तो S तो शायद मेरे को सीधा सीधा नजर आ रहा है, यही है, ठीक है, S तो दिख गया मेरे को। और क्या क्या कह रहा था ये, S ये नहीं हो सकता, ये काट दिया हमने, ठीक है। Q और R को और चेक कर लो एक बार, Q देखना, Q यही है क्या इसका, Q में हमने बनाया था एक डबल C डबल बॉन्ड हो, फिर 2 बार CH2 फिर COH, C डबल बॉन्ड हो, 2 बार CH2 फिर COH, और यहाँ पे सारा सेम है, ठीक है, ये भी सही है, परफेक्ट है, Q यही बना है। R क्या था देखें जरा, R में यहाँ पे 6 मेंबर रिंग होके डबल बॉन्ड हो, 6 मेंबर रिंग होके डबल बॉन्ड हो, इस तरफ होना चाहिए, ये गड़बड़ है, इधर नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ठीक है, तो इसलिए आंसर शुड बी बी एंड डी, तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी एंड डी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग,
कह रहा है FeCl4 1 माइनस एस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता था, सबसे पहले आपको देखना होता था कि Fe यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये क्या दिखा रहा है, 1 माइनस बी है ऊपर। इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा आयरन। और आपको पता है आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उस वक्त ये D5 सिस्टम होता है, 3D5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा जी, जिसकी वजह से आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे, 1 2 3 4, एक यहाँ, 3 यहाँ। अच्छा जी, जिसकी वजह से आपके आई कैन से कि 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये वाले D5 वाले। अब लिगेंड को आके बैठना है। अब लिगेंड भी कमजोर है, Cl ज्यादा ताकतवर लिगेंड तो है नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, ज्यादा ताकतवर नहीं है, लिगेंड आके चुपचाप से बाहर बैठ जाएगा, इनको पेयर अप नहीं करा पाएगा। जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 के अंदर दो ही ज्योमेट्री पॉसिबल्स हैं, या तो करा लो sp3 या dsp2। dsp2 कौन कराता है, जो ज्यादा ताकतवर लिगेंड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, जिस कारण की वजह से वो बाहर बाहर आके बैठ जाएगा, अंदर वालों को छेड़ेगा ही नहीं। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इसके पास कितने क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। तो ये टेट्राहेड्रल है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट सही हो गया। ठीक है, बाकी आपसे कह रहा है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में कुछ बात करेगा, कि कह रहा है ना हाई स्पिन या लो स्पिन, ऐसा सब कह रहा है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आप देखोगे तो इसके पास 5 अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 5 के हिसाब से आ जाएगा। तो इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है तो उसका आंसर क्या होता था, आपको याद होगा, वो हम निकालते थे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मतलब 5 इंटू 5+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पिन कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेक्शन दे रहा है कोबाल्ट विद इथिलीन डायमीन, दो अमोनिया, एक दो Cl2। अच्छा जी, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अच्छा बना के देख लो, इसमें क्या है, बना के देखो तो इथिलीन डायमीन आपको याद होगा, इथिलीन डायमीन ऐसा होता था, NH2 CH2 CH2 NH2। और ये इस तरह से मेटल से जाके एक बार दो बॉन्ड बना के जुड़ता था मेटल से ऐसे। ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा करके साइक्लाइजेशन की तरह लिख देते हैं। तो देखना जरा मैं कैसे लिखूंगा इसको। तो ये जैसे कोबाल्ट En लिख रहा है आपको, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हो वो कहने की कोशिश कर रहा है। बनाओ, सिस ट्रांस टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। देखना देखना, ये जो आपके पास टेट्राहेड्रल तो होगा ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। ये मेरे को दिख रहा है इथिलीन डायमीन जो होगा ना En, वो En तो हमेशा पास पास ही रहेगा 90 डिग्री एंगल पे, 180 पे कभी नहीं लग सकता। तो इसको तो पास पास रहने दो, इसको मत छेड़ो। ठीक है, छेड़ना सिर्फ इसको है, बाकी के बच्चे को NH3 और Cl2 को। तो उसके लिए कर लो, एक बार ऐसा कर लो कि एक बार तो दोनों के दोनों NH3 सिस पे कर लो, Cl सिस पे कर लो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बोथ आई कैन से बोथ NH3 एंड Cl आर सिस। एक और तरीका हो सकता है क्या, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप कर लो भाई क्या, इसको ऐसे रहने दो, En को मत छेड़ना। क्योंकि मैंने बोला ना En सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जुड़ सकता है 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगली बार क्या कर लेते हैं, अगली बार अमोनिया को कर देते हैं ट्रांस, और Cl को सिस रहने देते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला, जो आपके NH3 है वो तो हो गए जी आपके ट्रांस, और जो आपके Cl है वो हो गए सिस। एक तरीका ये हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है, उसमें क्या कर सकते हैं, En को ऐसे ही रहने देना जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि Cl को ट्रांस कर लेते हैं, अमोनिया को सिस कर लो दोनों। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बना पाओगे, ये तीन ही इसके फॉर्म बनेंगे। तो अगर आप देखो तो आई कैन से कि बोथ अमोनियाज आर सिस एंड बोथ Cl आर ट्रांस विद ईच अदर। तो अगर आप देखो तो ये कह रहा है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, दो नहीं बनेंगे जी, तीन बनेंगे। गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अच्छा जी, सी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये सेम कॉम्प्लेक्स के बारे में कह रहा है कि भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, इसके बारे में कहानी बता रहा है आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी जो कोबाल्ट है आपका, वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अगर आपको याद हो, तो कोबाल्ट क्या होता था, कोबाल्ट होता था आपका 4s2 3d7। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4s0 3d कितना, दो यहाँ से गया, यहाँ की जगह 3d6। जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा सा हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका कुछ ऐसा सा, कोबाल्ट 3+।
और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, 2 यहाँ पे पेयर्ड दिखा रहा हूं मैं, बाकी अनपेयर्ड है। उसके बाद इथिलीन डायमीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दो दो अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण की वजह से पेयरिंग हो जाने चाहिए यहाँ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से पेयर हो जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके क्या कहेंगे भाई, कहेंगे भाई तू इससे पेयर हो जा, तू इससे पेयर हो जा। ऐसा कराने से क्या हो जाएगा, ऐसा कराने से यहाँ से बन जाएगा, ये तो हो गए भाई पेयर, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। और ये हो गए क्या, ये हो गया आपके, आपका लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी D2sp3। ठीक है जी। और इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, तो ये तो डायमैग्नेटिक ही हो गया। और अगर डायमैग्नेटिक हो गया, तो अगर बोर मैग्नेट्रॉन निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 0 × 0 + 2 दैट इज नथिंग बट 0, इसका मतलब ये तो स्पिन ही नहीं है इसका। तो ये कह रहा है कि इसका ज्यादा स्पिन है, इसका कम है, वो तो सही है ना, इसका तो 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन आ रहा है, इसका तो 0 ही आ रहा है। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका स्पिन ज्यादा होगा, इसका स्पिन कम है। दूसरा कह रहा है कि इट हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन, नहीं जी, ये तो हम पहले बता चुके, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर शुड बी A and C। The answer should be A and C. Thank you. Please subscribe Chem शिक्षा। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट एंड क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन, उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब बातें पूछ रहा है। उनकी शेप के बारे में बात कर रहा है, उसकी डिस्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, उनकी रिएक्शन विद सल्फाइड आयन की बात कर रहा है। तो हो जाएगा, वैसे अगर आप देखें ना तो हो तो जाएगा क्वेश्चन, देखें जरा करके देखते हैं। अच्छा, इसने क्या क्या बोला आपसे, हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट और परक्लोरेट। परक्लोरेट तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, परक्लोरेट HClO4 को बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरेट विल बी ClO4 1- यूनिट। अच्छा, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका हाइपोक्लोरेट क्या होता है, हाइपोक्लोरेट होता है आपका OCl- यूनिट, ClO- यूनिट। ऐसे ही आपका क्लोरेट क्या होता है, क्लोरेट होता है आपका ClO3 1- यूनिट। अब कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा वो आगे क्या जवाब देगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इनके नाम पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन तीनों में से। यही तो कह रहा है ये, विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री, विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री, आपसे आपको ये पॉइंट बताने हैं। तो हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हाइपोक्लोराइट विल बी दिस थिंग। अगर आप देखो तो तीनों के रिस्पेक्टिव एसिड बनाओ, तो ये तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन नहीं होता था आपको। जब हम देखते थे HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, HClO3 उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, HClO2 उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, और सबसे वीक होता था आपका HClO, एसिडिटी में। ये एसिडिटी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर एसिडिटी का ट्रेंड ये है तो उनके कॉन्जुगेट बेस का ट्रेंड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस का ट्रेंड बिल्कुल उसका उल्टा होगा, क्योंकि जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो ये ClO4 1- होगा, ये उससे स्ट्रांग ClO3 1- होगा, उससे स्ट्रांग आपका ClO2 1- होगा, सबसे स्ट्रांग आपका ClO1- होगा। तो ये स्टेटमेंट तो फिर सही हो गया, ये कह रहा है हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सही तो है। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इनके अगर आप देखो तो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर आप देखो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाओ, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखो, इसका, इसका और इसका, इन तीन का चाहिए, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा आपसे। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो दिस विल बी ClO4- कह रहा है ना, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा होगा। इसकी बात करोगे तो इसके पास होगा क्या, इसके पास होगा एक लोन पेयर होगा, इसके पास एक ऑक्सीजन कम हो गया तो एक लोन पेयर होगा इसके पास, और ये ऐसा होगा दिखने में। और इसको देखोगे तो इसका क्या होगा, इसका लोन पेयर यहाँ होगा, इसका एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, ये O- होगा। तो अगर आप देखें तो कह रहा है मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन, सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप बताने के लिए आपको लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी, मतलब लोन पेयर से फर्क पड़ेगा। बाकी इसकी और इसकी शेप बताते वक्त लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो ये तो सही बात है, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो लोन पेयर से कोई जजमेंट होगा ही नहीं।
और ये भी सही बात है, यहाँ पे भी लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कोई दो चीज जुड़ी होती है तो वो तो ऑलवेज लीनियर ही बनाएंगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि लोन पेयर आने की वजह से लीनियर की वजह कुछ और हो जाएगा। एक लोन पेयर हो तो कुछ और हो जाएगा, दो होगा तो कुछ और हो जाएगा, तीन होगा तो कुछ और हो जाएगा। तो लोन पेयर होने या ना होने से कुछ मैटर ही नहीं करता। ए और बी जब भी कोई दो चीजों को जोड़ोगे तो वो तो लीनियर ही होगा। तो इसकी शेप ज्योमेट्री बताते वक्त लोन पेयर का कोई खास रोल है नहीं। ये नहीं भी होते तो भी लीनियर ही था, और है तब भी लीनियर ही है। लेकिन इसके ना होने से अगर ये नहीं होता तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता। अभी ये है तो ये पिरामिडल शेप बना रहा है। इस लोन पेयर ने इसको धक्का दिया होगा इन तीनों को, ताकि ये बेंड हो गए होंगे, जिसकी वजह से ट्रायंगुलर प्लेनर बोला, सॉरी मैंने, ट्रायंगुलर पिरामिडल बना लेगा ये। तो ये पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो हाँ भाई सही बात कह रहा है ये। इसकी शेप ज्योमेट्री बताते वक्त इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cl, जबकि इसकी और इसकी शेप बताते वक्त आप लोग लोन पेयर का रोल नहीं दिखाओगे। सही बात है, ये तो इसने सही बोल दिया। कह रहा है हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन डिस्पोजिशन टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन। देखो भाई, जहां पे आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहां पे इसके डिस्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं। और अगर आपने आपने वहां पे नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में जहां पे 11th क्लास का जो रिडॉक्स चैप्टर आप पढ़ते हो, वहां कहीं एक सॉल्ट एग्जांपल में भी ऐसा कुछ दिखा रखा है, जिसमें इन सब चीजों का, इसका 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 इन चारों का, इनफैक्ट इन चारों का डिस्पोजिशन रिएक्शन वहां पे आपको मेंशन किया गया है। अभी फिलहाल किस किस का कहना चाह रहा है ये? फिलहाल हाइपोक्लोराइड का, मतलब इस पहले वाले का, और क्लोरेट का मतलब सेकंड वाले का। इन दोनों का पूछ रहा है कि इन दोनों का डिस्पोजिशन क्या होगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसमें तो क्या बताएं आपको, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर आप देखोगे तो इसका इसका तो हो जाएगा जी ClO1 माइनस का, इसका डिस्पोजिशन करते हैं तो बनता है Cl माइनस प्लस ClO3 1 माइनस। जबकि इसका डिस्पोजिशन जब करते हैं तो बनता है आपका Cl माइनस प्लस ClO4 1 माइनस। ऐसा होता है। तो Cl माइनस तो फिर भी कॉमन है, लेकिन इसने लैंग्वेज क्या यूज करी है? लैंग्वेज यूज करी है आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। तो जो सेट ऑफ आयंस है, मतलब ये कलेक्टिवली अगर आप बोलो कि ये सेट ऑफ आयंस और ये सेट ऑफ आयंस आर दे सेम? नहीं जी, दे आर नॉट सेम। Cl माइनस आयन तो सेम है, बट दूसरे वाले सेम नहीं है, इसलिए सेट ऑफ आयंस सेम नहीं है। इसलिए मैं सेट ऑफ आयंस वाली लाइन को पढ़ते हुए इसको क्रॉस लगा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा होता कि विल जनरेट द सेम आयन, तो सेम आयन तो जनरेट कर रहे हैं, ये भी Cl माइनस आयन बना रहा है, ये भी Cl माइनस आयन बना रहा है, दोनों से सेम आयन बन रहे हैं, वो टिक मार देता मैं। लेकिन ये कह रहा है सेम सेट ऑफ आयंस, तो सेम सेट ऑफ आयंस तो नहीं बन रहे, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। कह रहा है हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज दी सल्फाइट आयन। हाँ, ये तो होती है, एक रिएक्शन होती तो है ही है। क्या क्या आपके पास अगर ClO1 माइनस हो, इसको अगर आप क्या कर दो SO3 2 माइनस आयन से रिएक्ट करा दो, तो ऐसा करने से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और सल्फाइड का आपको पता ही है ऑक्सीडेशन करने से सल्फेट बन जाता है, तो SO4 2 माइनस आयन बन जाएगा। और ये जो ClO4 1 माइनस होता है, ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये और ये फैक्ट तो एक तरह से याद करने वाले से हुए कि ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, तभी हो सकता है। बाकी ये दोनों तो ज्यादा याद करने वाला नहीं है, ये तो इन जनरल था शुरू के दो ऑप्शन। तो शुरू के दो ऑप्शन तो कम से कम मल्टी करेक्ट अगर हो, और आपको अगर पार्शियल मार्किंग भी आप खींच सकें, तो कम से कम शुरू के दो ऑप्शन पे तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। लास्ट के दो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर शुड बी ऑप्शन A, B and D. Thank you. Please subscribe Chem Shiksha. Question is from the section called सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलता है आईआईटी एडवांस जैसे पेपर में भी, तो उसे छोड़ना बनता नहीं है। वो बहुत स्कोरिंग होता है, उसको ध्यान से करोगे तो बड़े प्यार से नंबर खिंच जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन हुए, सॉलिड स्टेट के हुए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े प्यार से क्रैक हो जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात कर लें, ये वैसे मल्टी करेक्ट था, मल्टी करेक्ट में अगर आप पार्शियल मार्किंग भी खींच सके तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से करना, एक एक ऑप्शन को करने की कोशिश करो, कम से कम पार्शियल मार्किंग तो खींच ही सको आप इसमें, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, जैसे कि पहला कह रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। जैसे ये है आपके पास m, ये जो डार्क गोले हैं ये m है, और जो आपके पास सिंपल सर्कल्स बने हुए ये x है, ठीक है। तो m कहाँ कहाँ पे मौजूद है आप देख रहे हैं? m दो फेसेस पे मौजूद है। तो मैं कहूँ कि m कहाँ कहाँ पे है? m है टू फेसेस पे, और फेस वाले का आपको पता है कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ, जिसकी वजह से एक m आ रहा है। अच्छा जी, एक्स की बात करें, एक्स आपके पास क्या है? एक्स आपके पास चार एजेस पे है, और आपको पता है एजेस वालों का 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से एक्स कितना आ रहा है? एक्स भी 1 आ रहा है, जिसकी वजह से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला mx बन जाएगा, जिसकी वजह से सीधा सीधा कम से कम एक ऑप्शन तो सही हुआ हमारा,
एक ऑप्शन तो बड़े प्यार से आ गया। तो mx आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि इंपेरिकल फॉर्मूला mx होना चाहिए। कह रहा कैटायन m एंड x हैव द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज। ये गड़बड़ है भाई, आपको याद हो देखो, NaCl टाइप क्रिस्टल करते हैं, CaCl टाइप क्रिस्टल करते हैं, 6:6 8:8 आता था। तो ये तो ट्रू होता ही है भाई, जब भी कभी आपके पास 1:1 रेशियो में जब भी m और x मिले हुए होंगे तो ऑलवेज उनकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होगी, सेम होगी, उनकी डिफरेंट नहीं होगी। 6:6 1:1 वो तो होगा ही ना। तो वो ये गलत दे रखा है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डिफरेंट नहीं होगा, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, डिफरेंट नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। अगर ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है जी, 4:4 होगा या 6:6 होगा, ऐसा करके दोनों का सेम ही रेशो, सेम ही रेशो आना चाहिए। ठीक है जी, 1:1 रेशो बनना चाहिए मतलब ये। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिकल यूनिट सेल लेंथ इज 0.866। मतलब कि ये कहना चाह रहा है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड m और x का डिस्टेंस कितना होगा, इसकी बात कर रहा है। चाहे ऐसे कह लो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, कितना होगा। अच्छा जी, इसको जांचने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जांचने के लिए ना हम लोग एक और बॉक्स बना लेते हैं। लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए एक और बॉक्स बना देता हूँ आपके सामने। तो मान लो कि आपने ऐसा एक और बॉक्स बना रखा है। ठीक है, और ये जो बॉक्स बना रखा है इसमें भी यही कहानी है कि इसमें भी यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है जी, मैंने सेम टू सेम ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ये आधा बॉक्स था ना, और आधा मैंने और बना लिया। तो ये पूरा का पूरा, इफ इट इज a/2 तो a/2 मैंने और बना लिया, ये पूरा का पूरा a है। ठीक है, तो आधा ये मिलके पूरा एक बॉक्स बन गया। तो अगर आप इनको ध्यान से फोकस करो, ध्यान से देखो, तो आपको क्या नजर आएगा, अगर ये पूरा का पूरा a है तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींचूं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बॉडी डायगोनल बोलूँ ना इसको, तो ये जो बॉडी डायगोनल मैं बनाऊं, इस बॉडी डायगोनल का कुछ नाम दे दूं, लेट्स से ए बी। तो इस ए बी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, दिस ए बी इज इक्वल्स टू √3a। होगा ना, बॉडी डायगोनल √3a तो होता ही है। और ये √3a को अगर आप ध्यान से फोकस करो तो बना कैसे कैसे हुआ है, √3 ऐसे बना हुआ है कि एक आपका सर्कल वाला यहाँ पे है, इनफैक्ट और बड़ा बनाया था मैं, पहले बीच वाला बनाता हूँ। बीच वाला आपका डार्क वाला तो ऐसे बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद आपका एक सर्कल ऐसे बैठा हुआ है, एक सर्कल ऐसे बैठा हुआ है। ये है आपका यहां से लेकर यहां तक ए बी। ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से लेकर ए से लेकर बी तक क्या क्या है, एक ये आपका ये वाला सर्कल है जो कि एक्स है, एक ये एक्स है, और एम बीच में बैठा हुआ है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, उसमें ये और ये तीनों एक दूसरे डायरेक्टली टच में होंगे, और ये है आपका ए बी। और ये जो आपका ए बी बना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, √3a। और ये एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका आर ऑफ कैटायन एनायन। अगर मान लो मैं इसको ब्लैक वाले को कैटायन मान लूं, इसे एनायन मान लूं, तो मैं बोलूं आर ऑफ एनायन प्लस आर ऑफ कैटायन, आर ऑफ कैटायन, आर ऑफ एनायन। इसका मतलब आई कैन से ट्वाइस ऑफ आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन, इसके इक्वल होना चाहिए ये। ठीक है जी, जिसके हिसाब से आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3/2। थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ मैं, रुकना एक मिनट। हाँ, √3/2 ए आ रहा है। √3/2 अगर आप देखोगे ना तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.866 ए। तो इसने क्या पूछा था आपसे, इसने पूछा था दी इसने आपसे पूछा था द रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज 0.866। मतलब आपसे यही तो कह रहा था कि इसका दिस डिवाइडेड बाय ए, दिस डिवाइडेड बाय ए कितना होगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये रेशियो 0.866 आ जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 0.866 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, इसके बाद आपसे कहता है कि दी आर प्लस बाय आर माइनस ये कितना होगा, ये तो कह रहा है रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन रेशियो कितना होगा। तो वैसे अगर देखो तो आपको, अगर ध्यान से देखो ना तो आपको दिख जाएगा, देखो जरा क्या दिख रहा है। अगर इसको मैं क्यू मान लूं, जो ये ए मैंने दिखाया, तो ये हर कोने पे एक एक आपका एक्स एटम बैठा हुआ है, और बीचों बीच आपका एम एटम फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हर कॉर्नर पे एक एक एटम लगा दूं तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें आपका एम बैठा हुआ है। तो ये तो क्यूबिकल वॉइड जैसा हुआ ना, ये आपका क्यूबिकल वॉइड पे बैठा हुआ है।
अगर ये क्यूबिकल वॉइड पे बैठा हुआ है तो क्यूबिकल वॉइड का रेडियस रेशियो तो 0.732 होता था, तो 0.414 तो होता नहीं था, तो इसे काट दो, ये गलत है। बाकी अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आप देखो जरा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ध्यान से देखना जरा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखो जरा, आपने यहाँ से एक्सप्रेशन निकाला था, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। आर प्लस बाय आर माइनस इज इक्वल टू क्या है, 0.866 ए। और ए क्या है, अगर आप ध्यान से फोकस करो तो ए क्या है, ए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, और ये कोने वाले आपस में टच में होंगे, जिसकी वजह से ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है आई कैन से ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर माइनस होगा। तो a will be equals to r minus twice of r minus. तो I should write like this कि r plus r minus is equals to 0.866 into twice of r minus. अब आपको पता है twice of r minus कितना होता है, twice of r minus सॉरी, आपको पता है कि twice of this कितना होता है, ये तो अभी हमने किया था ना, twice of this। तो ये कितना हो गया था, ये हो गया था आपका 0.732, ये आ जाएगा। तो अपॉन आर माइनस, अपॉन आर माइनस, एक सेकेंड, दिस विल बी 1.732। मैं यही तो कह रहा था, √3/2 किया था तभी तो 0.866 आया। अब मैं 0.866 को वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो √3 आ जाएगा, मतलब 1.732 आ जाएगा। और आपको पता है ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट के 1 बन जाएगा, और ये 1 उधर जाके जब माइनस होगा तो आर ऑफ पॉजिटिव बाय आर ऑफ नेगेटिव कितना आएगा, ये आएगा 0.732। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि रेडियस रेशियो 0.732 आना चाहिए, क्योंकि क्यूबिकल वॉइड है, 0.414 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए एंड सी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन करवा रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, और NaOH कितना लग रहा है ये आपको बता ही रहा है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है मोलैरिटी बता दो NaOH की, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। ये तो हम बच्चों को कितने प्यार से और कितनी बार बार बोलते हैं कि अगर इक्विवेलेंट पॉइंट आपको निकालना हो, आप कह सकते हो एट इक्विवेलेंट पॉइंट, जब रिएक्शन खत्म होती हुई टाइट्रेशन एंड होता होगा, उस वक्त यू कैन से इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will become equals to equivalent of NaOH। और अगर इक्विवेलेंट इक्वल है तो मिली इक्विवेलेंट भी इक्वल ही होंगे, तो आई कैन से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अच्छा जी, उसके बाद क्या, उसके बाद इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मोलारिटी की टर्म्स में निकाला जाए तो मैं कहूँ मोलारिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इन ml, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ इसलिए वॉल्यूम ml में लेके चल रहा हूँ मैं, इनटू इसका n फैक्टर। ये सब H2SO4 के बारे में, इसे 1 ले लेते हैं, तो M2 इंटू V2 इंटू N2, इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर 2 होता है, H2SO4 का n फैक्टर आपका, सॉरी H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है क्योंकि वो 2 H प्लस आयन दे सकता है। NaOH का n फैक्टर 1 होता है क्योंकि वो एक OH माइनस आयन दे सकता है। अच्छा जी, इसकी मोलारिटी कितनी दी है, इसकी मोलारिटी आपको दी गई है कितनी, 0.1 मोलर। इसका वॉल्यूम आपको दिया है 5 ml, ठीक है जी। इसका n फैक्टर होता है 2, इसकी मोलारिटी मेरे को निकालनी है M2, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का थोड़ा सा पंगा है, देखो क्या है एक्चुअली, कुछ लोग तो यही बोलते हैं, जैसे कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ आपने कुछ वैल्यूज निकाली, ठीक है, उन वैल्यूज के निकालने के बाद आप क्या करो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH निकालना है तो आप एवरेज निकाल देते हो, मतलब आप क्या कहते हो 12.5 प्लस 10.5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9/5, ऐसा करके एवरेज निकाल दो, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं और इसे 1 रख दूं, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है 5 2 जा 10, 10 से 10 कट ही जाएगा, सीधा सीधा आपका M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा आपका 0.10 कह लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बताना था आंसर, तो इतनी मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। तो आंसर शुड बी 0.10 मोलर। लेकिन वही जो मैं थोड़ा सा अभी कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग क्या कहते हैं,
कुछ लोग एक्चुअली जब लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो ना, टीचर कभी कभी ऐसा ही बोलता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करो तो एक्सपेरिमेंट में बार बार रिपीट करो उस एक्सपेरिमेंट को, मतलब आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो और अलग अलग वैल्यूज निकालते हो। तो या तो उन सब वैल्यूज का एवरेज निकाल लो, उसे कह लो वॉल्यूम ऑफ एनओएच। या फिर कुछ टीचर तो ऐसा भी बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी की अगर आपने कभी लैब मैनुअल पढ़ा हो तो उसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप ऐसा करो कि आप उसको तब तक रिपीट करो जब तक कि आपके कुछ सेम वैल्यूज ना आ जाए। ठीक है, तो एनओएच से आप उसे टाइट्रेट करते जाओ। अगर आपके पास बहुत सारी सेम वैल्यूज आ रही हैं, जो सेम वैल्यूज आ रही हैं उसी को आप अपनी वॉल्यूम ऑफ एनओएच कंसीडर कर लो। मतलब कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ से आपको बोले कि 999 बहुत बार 9 आ चुका है, इसलिए आप क्या कर लो, आप सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ एनओएच को 9 ही मान लो। तो अगर ऐसा करके मैं कैलकुलेशन कर दूं और ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे 9 रख के कर दूं, तो उस वक्त M2 जो है वो आपका 0.11 आ जाएगा। तो बस इतना फर्क आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 9 रखने पे और 10 रखने पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा सही है, एवरेज निकालना चाहिए, एवरेज के हिसाब से ही है। ये बात जल्दी से हर कोई नहीं बताता है, तो जनरली तो एक्सपेरिमेंट करते हुए टीचर यही बोलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालो, उसका आप एवरेज वैल्यू निकाल लो, एवरेज वैल्यू को इसमें यूज कर लो। तो अगर एवरेज वैल्यू वाला यूज करोगे तो आंसर विल बी, और क्या, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू 0.10 मोलर। चलो, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। कंसिडर करो कि ए इज टू गिविंग कुछ रिएक्शन है जो कि 1000 केल्विन पे हो रही है। कह रहा है एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। ठीक है, तो उसने बोला कुछ देर के बाद टेम्परेचर को 2000 केल्विन कर दिया गया, पहले 1000 केल्विन था। द सिस्टम वाज अलाउड टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, मतलब ये पहले इक्विलिब्रियम में था, वापस से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन एज 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो हमेशा आपका 1 ही मेंटेन कर रखा है। ठीक है, और बी के पार्शियल प्रेशर का ग्राफ दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों गैस होंगे, ए भी गैस होगा, बी भी गैस ही होगा। दोनों के पार्शियल प्रेशर की बातें कर रहा है। इसको तो 1 मान के चलना और चेंज नहीं हो रहा है, ये मान के चलना। इसको चेंज हो रहा है, ये इनिशियली आपका 10 था, बाद में आपका 100 हो गया, ऐसा मान के चलना। ठीक है ना? गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, what is the ratio of the standard gas free energy at temperature 1000 Kelvin and at temperature 2000 Kelvin? आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, बड़े प्यार से करते जाओ, आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। कह रहा है ए इज गिविंग बी। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के पी। अगर केपी है तो केपी ले रहा हूँ, केपी 1 बोल दूँ उसे। अगर ये डेल्टा जी वन है टी वन टेम्परेचर पे, मतलब 1000 केल्विन पे कुछ केपी 1 होगा, उसके हिसाब से डेल्टा जी वन आएगा। इसी तरह से डेल्टा जी टू अगर आपको निकालना है, इट विल बी माइनस का आर टी टू एल एन के पी टू। इनके रेशियोज निकालने, बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कर गया, आर से आर कट गया, टी वन बाय टी टू एल एन के पी वन बाय एल एन के पी टू। अच्छा जी, मेन मुद्दा अब बचता है क्या? जी जी वन बाय जी टू तो आपको निकालने हैं, डेल्टा जी नॉट वन बाय डेल्टा जी नॉट टू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। टी वन टी टू आपको पता ही है, के पी वन के पी टू निकालना है। तो आप देखो ना, आपका बड़े प्यार से के पी वन के पी टू निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर कोई रिएक्शन है ए इज गिविंग बी, तो उसका केपी क्या होगा? केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो आपको देखना पड़ेगा ग्राफ से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कांस्टेंट दे रखा है। तो केपी वन क्या हो गया? केपी वन हो गया 10/1, जबकि केपी टू क्या हो गया? केपी टू कितना है यहाँ पे? 100/1। बस ये केपी वन केपी टू भी आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, you'll get the आंसर, सिंपल। डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 बाय डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू टी वन टी टू। टी वन टी टू कितना था आपको मैंने बताया था? ये था 1000, ये था 2000। बाकी आपका एल एन के पी वन कितना आ गया? जैसा कि मैंने बोला था, आपका के पी वन कितना है जी आपका पास? 10। और ये क्या है? ये है एल एन के पी टू कितना है? 100। बस ये आ जाएगा प्यार से, डेल्टा जी वन नॉट बाय डेल्टा जी नॉट टू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4, दैट इज नथिंग बट 0.25। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? आंसर शुड बी 0.25। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।
क्वेश्चन अच्छा डिजाइन किया है इस बार इन्होंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ फ्यूल सेल है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, 70% एफिशिएंसी है। तो मतलब जो भी वर्क डन आ रहा होगा उसका 70% हमें निकालना होगा। अच्छा जी। इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि इस इक्वेशन के हिसाब से ये सेल चल रहा है, और कुछ इक्वेशंस आपको गिवन करिए, जैसे एक इक्वेशन ये गिवन करिए, एक ये गिवन करिए, इन दोनों को यूज करके हमें ये इक्वेशन निकालनी होगी। देखते हैं अभी करेंगे। बाकी क्या कह रहा है, वर्क वर्क ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ H2। कह रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से, ये तो एक मोल की रिएक्शन दे रखी है, एक मोल से आपका हाफ O2 रिएक्ट कर रहा है और एक H2 बना रहा है। लेकिन कह रहा है जब आपने 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 लिया और ये रिएक्शन कराई, तो यहाँ से जो भी वर्क निकला, वर्क ड्राइव फ्रॉम दिस इज यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। पहली बात तो मोनोएटॉमिक है, 1 मोल है, और थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है। थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब हो गया भाई ये एडियाबेटिक कंडीशंस है, मतलब Q इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा एडियाबेटिक कंडीशंस में अगर कभी भी कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन होता था तो टेम्परेचर चेंज आता था। तो बस वही टेम्परेचर चेंज आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत भयानक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली इक्वेशंस तो है, क्वेश्चन तो है। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखें जरा। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करो। ये इक्वेशन कैसे बने, ये इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो पहले तो, और फिर उसका रिवर्स करके इसमें ऐड अप कर दो, या फिर मैं कहूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके इससे माइनस कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो हो जाएगा 4H प्लस आयन, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2H2। और ई नॉट पे मल्टीप्लाई बाय 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी 0 का 0 रहेगा। ठीक है जी। 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे माइनस करने पे, 4H प्लस आयन से 4H प्लस आयन कट जाएंगे, और ये जो 2H2 है वो इस तरफ आ जाएगा। तो अगर मैंने जो अभी तक बोला, आपको क्या बोला कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और इससे माइनस कर दूं, या तो माइनस कर दो या फिर रिवर्स करके एड अप कर दो। तो ऐसा करने से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O। ये इक्वेशन आ रही है। और अगर आप ध्यान दें, इस इक्वेशन का ई नॉट कितना आएगा, 1.23 वोल्ट आएगा। लेकिन हमको ये इक्वेशन थोड़ी यूज करनी है, हमें तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो इसका हाफ कर दो, हाफ करा तो आया H2 प्लस O2, हाफ O2 इज गिविंग H2O। ई नॉट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, चाहे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटीजर से। ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई नॉट तो अभी भी आपका उतना ही रहेगा। लेकिन एन पे फर्क पड़ेगा भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने थे, आपने 4 से 4 इलेक्ट्रॉन काटे थे, तो यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट्स वाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा होगा इस इक्वेशन में। तो जो एन एफ ई नॉट वाली इक्वेशन लगाएंगे हम, उसमें एन कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है जी। अब हम करने की कोशिश करते हैं इसको। देखना, सिंस यू नो कि जो वर्क है वो एक्चुअली में किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, वो डेल्टा जी नॉट के इक्वली हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका फ्यूल सेल से जो भी वर्क हो रहा है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इससे जो भी एफिशिएंट आपका वर्क आ रहा होगा वो क्या होगा, वो आपका डेल्टा जी नॉट के इक्वल होगा, मॉड ऑफ डेल्टा जी नॉट कह दूं बल्कि। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा जी नॉट क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ माइनस का एन एफ ई नॉट होता है। अच्छा जी। तो इसका मतलब है कि आपका डेल्टा जी नॉट का मॉड कह लो या फिर वर्क कह लो, वो एक्चुअली में कितना हुआ, अगर मैं सारी बातों को कंसिडर करते हुए फाइनली लिखूं, तो मॉड की वजह से इस माइनस को मैं हटा देता हूं, प्लस ही ले लेता हूं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व तो 2 थे, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पर मोल के हिसाब से इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास कितने 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 हमने यूज करे हैं। तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया आपका n का फैक्टर, ये हो गया 96500 f। ठीक है, e आपको मैंने पहले ही बता दिया 1.23 लेके चलना। एक और चीज का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ, वो मत भूल जाना, क्या, 70% एफिशिएंसी है। 70% एफिशिएंसी है तो 70% यहाँ पे आपको वो भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मैंने 70% मतलब 70/100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से वर्क डन आ गया। ये जब मैंने वर्क निकाला तो ये आ रहा था कितना, 166.173 जूल, ये इतना आ रहा था। अब एडियाबेटिक कंडीशंस अगर आपके पास है, फॉर एडियाबेटिक कंडीशन, आपको याद होगा एडियाबेटिक कंडीशंस के लिए आप बोलते थे ना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू तो 0 ही हो गया एडियाबेटिक के लिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा-1। ये हम एक डेरिवेशन करते थे, आपको याद आ रहा हो तो, ये एक छोटी सी डेरिवेशन करते थे हम।
ठीक है, तो ये होता था आपका वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन। तो वर्क डन तो आपने अभी निकाल ही लिया, कितना निकाल लिया, 166.173। ठीक है जी। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, जो जिसका कंप्रेशन हो रहा है, 1 मोल है। ठीक है, आर आर क्वेश्चन में दे रखा है 8.314, वही लेके चलेंगे। कभी कोई क्वेश्चन में दे देता है राउंड ऑफ करके 8 ले लो, तो 8 लेके चलना पड़ता है फिर, इसलिए जो दे रखा है वही लेके चल लेते हैं। और ये जूल में है, ये भी जूल में है, तो इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन की कोई ज्यादा बॉदर नहीं करना है। ये भी जूल में है और ये आर भी जूल में ही है। ठीक है। अच्छा, मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए मैं गामा कितना रख दूं, 5/3 - 1, और यहाँ से डेल्टा टी कैलकुलेट कर दूं। थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो है, बट आप कैलकुलेट करो तो you'll गेट द आंसर। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 13.32। डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका, 13.32। तो आंसर विल बी 13.32। बहुत ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। कभी कभी हो सकता है आप कैलकुलेशन में अटक जाओ या फिर ये छोटी मोटी बातों में अटक जाओ, ऐसा ना हो। और ये 70% एफिशिएंसी वाली बात कुछ बच्चे भूल जाएं, कुछ बच्चे यहाँ पे इस मोल को ही कंसिडर करना भूल जाएं। तो मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने ऐसी गलती करी होगी, जल्दबाजी में इसको भूल गए होंगे। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इस बात को भूल गए होंगे, बस कैलकुलेशन कर दिया होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे एन लगाने में गलती कर गए होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था, एन लगाने में गलती कर गए होंगे। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक करने का स्कोप है इस क्वेश्चन में। एक तो ये इक्वेशन बनाना, उससे एन निकालना, इसको लेना, ये गलती ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब लगा दो, गामा आपको मोनो एटॉमिक का आना ही चाहिए, ये सब लगा के आंसर आ जाता है। चलो जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इक्वेशन आपको दे रखी है, आप बैलेंस फॉर्म में लिख ही सकते हो। लिख के देखो पहले एक बार फटाफट से। तो आपको क्या दे रखा है, 2 एल्यूमिनियम 3H2SO4 के साथ रिएक्ट करें। मैं बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, 3H2 बनाएगा। तो मैंने बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। आपको गिवन कर दिया उसने कौन कितना कितना गिवन है। देखना जरा, आपको क्वेश्चन में गिवन है कौन कितना कितना है। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम है आपके पास। तो एल्यूमिनियम आपके पास 5.4 ग्राम है। 5.4 डिवाइड बाय 27 करोगे, यूल गेट 0.2। तो 0.2 मोल तो आपको इसके गिवन है। ठीक है, इसके क्या गिवन है, इसके आपको 5 × 50, 5 × 50, इसके आपके पास 5 × 50 डिवाइड बाय 1000, मतलब कि इसके आपके पास कितने, 0.25 मोल्स गिवन है। आपको पता है इसके 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट होते हैं, तो इसके 0.2 मोल्स को अगर 0.25 से रिएक्ट कराओगे तो आप ये जजमेंट कर पाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिटेड रिएजेंट कौन होगा, लिमिटेड रिएजेंट विल बी H2SO4। लिमिटेड रिएजेंट कौन होगा आपका, H2SO4 होगा। ठीक है, अगर H2SO4 लिमिटेड एजेंट है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा विल ओनली डिपेंड अपॉन लिमिटेड एजेंट। तो H2 कितना बनेगा विल ओनली डिपेंड अपॉन लिमिटेड एजेंट, विल नॉट डिपेंड अपॉन एल्यूमिनियम। इसका मतलब है आपको यहाँ से बस ये देखना है कि 3 मोल H2SO4 का 3 मोल H2 बनाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप लेके चल रहे हो 0.25 मोल, 0.25 मोल्स लेके चल रहे हो H2SO4 के, तो भाई आपके जो मोल्स ऑफ H2 ओवर H2 बनेंगे, मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस, वो कितने होंगे आपके, वो भी हो जाएंगे 0.25। ऑब्वियस सी बात है ना, इसके 3 मोल इसके 3 मोल बनाते हैं, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 0.25 है, इसके 2.25 मोल्स बनाएंगे। तो आ गया आंसर वैसे तो। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ H2। हमने निकाला मोल ऑफ H2। तो इस H2 पे PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई कर दो। तो H2 पे अगर मैं PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। n आपका कितना आ रहा है, 0.25, R 0.0821, T कितना है आपका, T आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, दिस इज 300 केल्विन। 300 केल्विन दे रखा है आपको, ये दे रहा है ना। अच्छा जी, P कितना दे रहा है आपको, P 1 ATM दे रहा है। ऐसा करने पे यहाँ से वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम विल कम आउट टू 6.15 लीटर। तो ऐसा करने पे आप वॉल्यूम ऑफ NaOH निकाल दो। तो एक्चुअली में पहले मोल्स, इस क्वेश्चन में बस एक दो जगह ट्विस्ट था। एक तो ये था कि आपको लिमिटेड रेंज निकालना आना चाहिए,
इसके 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो उसके 0.25 और इसके 0.2 और इसके 0.25 अगर अवेलेबल होंगे, तो आप ये जजमेंट करो कि कौन कम दे रखा है, कौन ज़्यादा दे रखा है। तो H2SO4 लिमिटेड दे रखा है, इसलिए H2SO4 लिमिटिंग एजेंट है। और प्रोडक्ट का अमाउंट विल ओनली डिपेंड अपॉन लिमिट एजेंट, विल नेवर डिपेंड अपॉन एक्सेस रिएजेंट। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ H2SO4 और H2 पे फोकस करो, इसको और इसको भूल ही जाओ। तो कहो इसका 3 मोल इसका 3 मोल बनाता है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा, तो इसका 0.25 मोल इसका 0.25 मोल बनाएगा। मोल्स ऑफ H2 आ गए, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा दिया, उससे वॉल्यूम ऑफ H2 आ गया 6.15 लीटर। तो आंसर विल बी 6.15 लीटर। चलो जी, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब केम शिक्षा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यूरेनियम से आपका लेड बन रहा है, और ऐसा करने में कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। आपसे कह रहा है कि अगर लेड आपका इतना ग्राम है, तो 3 हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस जी, सबसे पहले तो यही जजमेंट करो जो कि इक्वेशन क्या होगी, देखते हैं जरा। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, आपको दे रखा है यूरेनियम 92 238, इससे बन रहा है पीबी 82 206। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल ये होते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल ये होता है। तो ये कितने कितने निकलेंगे ताकि ये बन जाए। तो इसको देखो जरा, ऊपर वाली चीज जो है जिसको मास नंबर बोलते हैं, उसमें बीटा पार्टिकल का तो कोई रोल है नहीं, अल्फा पार्टिकल का ही रोल है इफेक्टिवली। तो ये 238 से 206 पहुंच गया। तो इसका मतलब है 32 का डिफरेंस है। 32 का डिफरेंस है, तो कितने हीलियम पार्टिकल लगेंगे सो दैट कि ये 32 बन जाए। तो आई कैन से 32 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल गिव यू 8। 8 अल्फा पार्टिकल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल लगाने पड़े। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि बीटा पार्टिकल कितने होंगे, तो उसको अगर मैं देखूं, तो बीटा पार्टिकल के लिए ऊपर वाले का तो कोई रोल है नहीं, नीचे वाले को देख लेते हैं, उसे बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप बीटा पार्टिकल आ जाएंगे। तो ये 92 है, ये है 82, ये 8 टू जा 16, 16 प्लस 82 विल गिव यू कितना, 98। 98 में से कितना माइनस करो सो दैट कि 92 बन जाए, 6 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है 8 आपके पास बनेंगे अल्फा पार्टिकल और 6 बनेंगे बीटा पार्टिकल, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। बट आपको तो ये कुछ और मोल दिया ना, इसका गिवन मास दे रखा है। तो इनिशियली मान लो इसके मोल्स अगर ए नॉट है, ठीक है, तो उस वक्त ये 0 0 0 है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एट टाइम टी इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ। आपको पता है पहली हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा रह जाता है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा रह जाता है। तो आधे का आधे का आधे आधा, मतलब ये जनरल फॉर्मूला होता था ना, ए नॉट बाय 2 की पावर n। तो जितनी हाफ लाइफ आपसे कह रहा है उसका 2 की पावर n लगा दो, तो थर्ड हाफ लाइफ है 2 की पावर 3, दैट विल गिव यू दिस। तो इतना रह जाएगा, इट मीन्स कि इसमें से अगर कुछ x जाएगा तो ये x बनेगा, ये 8x बनेगा और ये 6x बनेगा। ठीक है, और आपको पता है अभी ये कितना रह जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाय कितना बोला था मैंने, 8। इसका मतलब है x कितना आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 7/8 ए नॉट। इसका मतलब है कि भाई इसमें से 7/8 ए नॉट जा रहा है, ये 7/8 ए नॉट बन रहा है, ये 8 इंटू 7/8 ए नॉट बन रहा है, और ये आपका 6 इंटू 7/8 ए नॉट बन रहा है। हमें तो इससे मतलब है, खैर हमारी कैलकुलेशंस तो इसके ऊपर है। अच्छा, ए नॉट भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप ध्यान से फोकस करो ना, ए नॉट के बारे में पता है। ए नॉट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम इनिशियली टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मास ये दे रखा है आपको, इट इज 68 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, ये जो मास नंबर है 238, इससे डिवाइड कर दो। इसको अगर काटूं तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 2/7 इंटू 10⁻⁶, इतने मोल्स, मतलब ए नॉट इतना है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अल्फा पार्टिकल कितने हैं, तो अल्फा पार्टिकल के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू कितने हुए, वो हुए आपके 8 इंटू 7/8 इंटू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू ये रख दूं मैं, वो कितना है 2/7 इंटू 10⁻⁶। 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया, 2 इंटू
10⁻⁶। बट ये तो मोल्स आए ना, ये आपसे पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपसे पूछ रहा है तो उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जा रहे हैं, ये आ रहा है 12.046 इंटू 10⁻17। लेकिन मेरे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10⁻18, तो 10⁻18 के टर्म्स में चाहिए, तो इट विल कम आउट टू बी कितना, 1.204 इंटू 10⁻18। तो आंसर विल बी, आपसे पूछा ना z इंटू 10⁻18 होगा, तो वो z कितना आना चाहिए, 1.20। तो आंसर शुड बी 1.20। तो दिस z शुड बी 1.20। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है, दोबारा भी पूछ सकता है आईआईटी ऐसा कुछ। तो आंसर विल बी 1.20। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। तो क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था इस साल जो कुछ अटपटा हो, यूजुअली होता भी नहीं है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कुछ अटपटा सा था। ये कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ H2SO4 है, इससे रिएक्ट कर रहा है। अब ये तो बेंजीन ही है, बेंजीन तो H2SO4 से क्या ही रिएक्ट करेंगे, सिर्फ बचा ये एस्टर ग्रुप, यही रिएक्ट कर सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बस कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि देखो ना, कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एस्टर पे ही मैं प्रोटोनेशन दे सकता हूँ इसको। और उसमें भी एस्टर पे ही प्रोटोनेट करते वक्त अगर आप देखोगे, ये बेंजीन है, ये फिर बेंजीन है, बेंजीन की जगह मैं पीएच लिख ले रहा हूँ, पीएच पीएच पीएच। तो 3 बेंजीन लगी हुई है। अब अगर एस्टर पे प्रोटोनेशन कर दूं मैं, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करके मैं क्या करूं, प्रोटोनेशन करके इधर प्रोटोनेशन करके तो कोई फायदा है नहीं। अगर मैं इसका प्रोटोनेशन कर दूं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इधर कुछ करूं तो शायद कुछ इंटरमीडिएट बन जाए, जो ये कह रहा है ना कुछ आयनिक इंटरमीडिएट एंड ऑल, शायद इधर से कुछ हो जाए, देखते हैं। अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूं, ठीक है, तो ये H इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, देखें ऐसा कुछ, H इधर आ जाए, पॉजिटिव इधर आ जाए, और ये आपका बेंजीन विद हैविंग 3 pH, ठीक है जी, ऐसा कुछ, और उसके बाद ये टूट जाए, ये निकल जाए। ऐसा करने पे आपका यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन जैसा कुछ बन जाए, फिर बन जाए C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ऐसा कुछ बेंजीन यहाँ, ठीक है जी, और एक बेंजीन आपके पास यहाँ है, एक बेंजीन आपके पास यहाँ है, एक बेंजीन यहाँ है। अच्छा जी, अब इसका इस पे ES करा दूं, चाहे इस तरफ करा लो चाहे इस तरफ करा लो, डजेंट मैटर। तो इस पॉइंट पे इसका ES करा दूं, इसको इसके साथ जोड़ दूं, जिससे एसाइलेशन रिएक्शन होती थी, इस तरह से अगर इसको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा बेंजीन with having one more benzene, with having one more benzene, with having one more benzene, और यहाँ कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड O जो कि जुड़ गया इसके साथ, इस पॉइंट के साथ। अब आपसे कह रहा था इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आपको पता होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड्स को काउंट करना होता है और रिंग्स को काउंट करना होता है। तो डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो डबल बॉन्ड आ गए। उसके बाद रिंग कितनी है वो भी देख लो, तो 1 2 3 4 5, 5 रिंग, तो 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास कितने आ रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही तो पूछ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल्स टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो आपके पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 18। तो थोड़ा सा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ कुछ है, कुछ तो इसने कराया है यहाँ कार्बोकेटाइन बनवा के, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैंप शिक्षा।